Okay, so good morning, students. My name is Mayank Tiwari, and today we are going to discuss human eye and colorful world. But उससे पहले आइए कुछ लवली लवली कमेंट्स आए थे मेरे सेक्शंस में, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। थैंक यू बेटा फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। ये चैनल मैंने एज यूजुअल ये सोच के नहीं बनाया था कि इस पे मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा या फिर ऐसा कुछ सीन रहेगा हमारा, बट क्योंकि पहले वीडियो में और लगातार मैंने 3 वीडियोस डाली अबाउट द लाइट चैप्टर और आप लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट मिला और भाईचारा ऑन टॉप हुआ तो इसी चीज़ से रिलेट करके मैंने ये सोचा है कि फ्रॉम दिस डे टू द टिल द लास्ट ऑफ द सेशन हम इसमें इस चैनल में बेसिकली पूरी साइंस, नॉट ओनली फॉर क्लास 9th 10th, हम इसमें पूरी साइंस कवर करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले तो बेसिकली 10th की करेंगे, फिर अगर वी हैव टाइम, सो अगर ऐसा 11 सपोर्ट बना रहा तो हम 9th क्लास के लिए भी श्योर वीडियोस लेके आएंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के, और देखिए बेटा यही सारी चीज़ें जो रहती हैं वो एज अ फ्यूल वर्क करती हैं हम लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज़ द फ्री इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय मी, और बहुत सारे लोग हालांकि कर रहे हैं, बट ये एक मेरे तरफ से भी एक इनिशिएट है आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर human eye and colorful word. So these are the topics we are going to cover बेटा। ये सारे टॉपिक्स हैं तो हम कवर करने वाले हैं। पहला क्या है हमारे पास, ह्यूमन आई क्या होती है, जर्नी ऑफ लाइट क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, विंग ऑफ डिफरेंट कलर्स क्या है, अकोमोडेशन ऑफ पावर क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, और ये बहुत न्यूमरस अमाउंट ऑफ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पहला पार्ट आइए ह्यूमन आई के बारे में समझते हैं। ओके, ओके, सो फर्स्ट पार्ट ह्यूमन आई का ये साइड विजन मोड है बेटा, और अगर मैं फ्रंट बनाना चाहूँ तो फ्रंट कुछ इस टाइप से दिखेगा। एक बार मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके बेटा मैं डायग्राम्स को बना रहा हूँ। सो ओके, ह्यूमन आई में सबसे पहला पार्ट जो अब आता है हमारे पास वो आता है बेटा कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कॉर्निया। ओके, तो व्हाट इज कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया मतलब ह्यूमन आई, बच्चे क्या समझ लेते हैं बेसिकली, अगर आंख मैंने बंद की है तो ये वाली जो स्किन है क्या इसे कॉर्निया बोलेंगे? जी नहीं, ये कॉर्निया नहीं है। जैसे आपके फोन के ऊपर आप टेम्पर लगवाते हो ना प्रोटेक्शन के लिए, एक ट्रांसपेरेंट शीट, वही इस आंख को खोलने के बाद जो सामने ट्रांसपेरेंट शीट है, दैट पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट शीट इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्निया। मतलब इस आंख में ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन करवा दिया जाए और उसी लेमिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? कॉर्निया के जस्ट बाद आता है हमारे पास एक लिक्विड जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या काम करता है? एक्वस ह्यूमर वर्क एज अ, मतलब ये नरिश करता है आपकी आईज को, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स एज वेल बट इट नरिश योर आईज। जैसे अगर कॉन्स्टेंटली आप किसी को घूर के देख रहे हो, ठीक है, तो आप 20 सेकंड से ज्यादा किसी को भी घूर के नॉर्मली देख नहीं सकते विदाउट ब्लिंकिंग। आपको एक बार ब्लिंक जरूर करना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही आपकी आंखों में ड्राइनेस आएगी बेटा, तो एक्वस ह्यूमर क्या करेगा? एक्वस ह्यूमर सीधे पानी उसमें नरिश करने की कोशिश करेगा और आपको क्या फील होगा कि भाई आंसू आ रहा है आंख में। बात समझ में आई क्या? ठीक है, दैट्स द वर्क ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के जस्ट बाद हमारे पास आ जाता है आइरिस। इस पार्ट को बेटा आइरिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। जो हमारे होल, जैसे आप जो ब्लैक ब्लैक कलर का देख पा रहे हो ना बड़ा सा आपकी आंख में, दैट इज कॉल्ड आइरिस, दैट इज कॉल्ड आइरिस। बात समझ में आई क्या? आइरिस कितने कलर्स के हो सकते हैं बेटा? बेसिक हमारे पास 3 कलर ही देखे गए हैं। ब्लू, B3 इसको हम बोलते हैं। याद करने का तरीका है B3 क्या क्या है इसमें? ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। ओके, B3 क्या है हमारे पास? ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। आइरिस क्या काम करता है बेटा? आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये हरा वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो ना, ये दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल एक्चुअल में होता तो काला है। प्यूपिल कैसा होता है भाई? काला होता है, बट अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के हिसाब से मैं समझाना चाह रहा हूं, एक इस ब्लैक के अंदर एक और छोटू सा ब्लैक पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल मतलब क्या होता है? प्यूपिल वो होल है
प्यूपिल वो होल है जिससे एक्चुअल में लाइट एंटर करती है, मेन डोर है इस लाइट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्किन खोलूंगा सबसे पहले क्या मिलेगी मेरे को, कॉर्निया, ठीक है, जिससे लाइट रे एंटर करेगी। बट एक्चुअल में आंख के अंदर लाइट किस डोर से जाती है, मेन डोर कौन है, प्यूपिल है बेटा। प्यूपिल वो होल है जिससे लाइट रे एक्चुअल में क्या करती है, एंटर करती है। बात समझ में आई क्या? प्यूपिल में लाइट रे एंटर करने के बाद फिर लाइट रे का क्या होता है बेटा, फिर अपने को मिलता है लेंस। क्या मिलता है, लेंस। ये लेंस कैसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स। कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। बात समझ में आई क्या? ये क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस से अपने को दुनिया कैसे दिखनी चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस तो हमने देखा है कि हर केस में मतलब 1 to कॉन्वेक्स लेंस का अगर केस पढ़ा जाए, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर 1 to 5 केस में मतलब अप टू फोकस में ये कैसी इमेज बना रहा था, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस में कैसी इमेज बना रहा था, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो दुनिया क्या अपने को उल्टी दिखती है? जी हाँ बिल्कुल, दुनिया कैसी दिखती है अपने को, उल्टी दिखती है। कहां पे बनती है ये इमेज? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, फॉर एग्जांपल इसकी अगर इमेज बनाओगे तो कहां पे इसकी इमेज बनती है? इसकी इमेज बनती है रेटिना पे। इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं बेटा, ये एक स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है, इसी को क्या बोलते हैं, रेटिना। इसी स्क्रीन को क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। इस रेटिना में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में आई क्या? तो रियल इन्वर्टेड बनती है तो क्या हम दुनिया को उल्टी देख पाते हैं? बिल्कुल उल्टी देखते हैं। तो फिर ये दुनिया सीधी कैसे होती है? ये रियल और इन्वर्टेड जो रेटिना में इमेज बनी है वो वापस शिफ्ट होती है कहां पे, ऑप्टिक नर्व के पास। कहा जाती है, ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व इस इमेज को क्या कर देता है बेटा, ब्रेन तक लेके जाता है, और ब्रेन फिर उल्टी इमेज को, रियल और इन्वर्टेड इमेज को क्या कर देता है, सीधा करके आपको दिखाता है। तो एक्चुअल में फिर ये काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। अगर सोचिए ब्रेन अब वर्क ना करे, ऑप्टिक नर्व ठीक से वर्क ना करे, तो क्या हो, क्या दुनिया अपने को उल्टी दिखेगी? सही सी बात है भाई, दुनिया कैसी दिखेगी, उल्टी। पर ब्रेन ही है जो इस उल्टी इमेज को कैसा बना देता है, सीधा कर देता है। बात समझ में आई क्या? ओके, तो ये पार्ट्स हो गए हमारे पास। सबसे पहले अपने को मिला कॉर्निया, कॉर्निया के बाद मिला एक्वोस्यूमर जो कि नरिश करता है। तीसरा पॉइंट क्या मिला था अपने को, आइरिस मिला था। आइरिस के बाद मिला प्यूपिल, जहां से मेन एंट्री होती है लाइट की। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, लेंसेज मिल गए। इस लेंस को एक मसल्स होल्ड करके रखती है बेटा। इस लेंस को कौन होल्ड करता है, इस लेंस को बेसिकली ये मसल होल्ड करके रखती है, जिनको हम सीलरी मसल्स बोलते हैं। सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स वो होते हैं जो इस लेंस को क्या करके रखती है बेटा, होल्ड करके रखती है। मतलब इस लेंस को कितना ज्यादा, अभी हम एकोमोडेशन ऑफ पावर में देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक में कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। लेंस को होल्ड करके रखती है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करवाती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को पास और दूर देख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सीलरी मसल्स है और सीलरी मसल्स यहाँ पे दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, जिस ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जाएंगे सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेंस को थिक करती है, लेंस मोटा होता है, तब जाके इन चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। यही ऑब्जेक्ट जब दूर जाता जाएगा सीलरी मसल्स क्या होती जाएंगी, एक्सपेंड होती जाएंगी और रिलैक्स हो जाएंगी। बात समझ में आई क्या, क्लियर? तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे पास इस पूरे ह्यूमन आई में। ये सीलरी मसल्स हो गया, और लास्ट वाला फिर हमको मिल जाता है वेट्रस ह्यूमर। क्या मिलता है, वेट्रस ह्यूमर। ये यहाँ पे भरा हुआ एक लिक्विड होता है बेटा, इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर क्या काम करता है, वेट्रस ह्यूमर का बेसिक वर्क रहता है कि इस स्फेरिकल शेप की आई को मेंटेन करना। आपको लगता है आई इतनी छोटी, नहीं, अगर इनगल्ज करके मैं बल्ज करके आई को बाहर निकालूं तो आई बड़ी दिखेगी इस फॉर्मेट में, शेप के। बात समझ में आ रही है, इतनी बड़ी आई दिखेगी अपने को। इस आई के शेप कैसे रहता है, स्फेरिकल रहता है। इस स्फेरिकल शेप को कौन मेंटेन करता है, कुछ ना कुछ अंदर तो भरा होगा ना जो इस स्फेरिकल शेप को मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड वेट्रस ह्यूमर। बात समझ में आई, ठीक है? तो यही था हमारे पास पूरा इस टॉपिक में कि क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। आइए एक बार इसको जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर स्लाइड्स में चल के चीजों को इन डिटेल समझते हैं। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले हमने क्या बोला भाई, सबसे पहले लाइट रे कहां से एंटर करेगी, कॉर्निया से, ठीक है। कॉर्निया मतलब क्या, वो ट्रांसपेरेंट शीट है। उसके बाद लाइट रे जाएगी एक्वोस्यूमर में। एक्वोस्यूमर का क्या काम रहता है, एक्वोस्यूमर नरिश करता रहता है आपके आई को, क्या करता रहता है, नरिश करता रहता है। उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, आइरिस। आइरिस किस कलर का होता है, B3, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। बात समझ में आई क्या? उसके जस्ट बाद बेटा क्या देखने को मिलता है अपने को, प्यूपिल। आइरिस का वर्क क्या है, आइरिस का काम है प्यूपिल को रेगुलेट करना, इसके साइज को। प्यूपिल मतलब डोर को कितना ज्यादा खोलना है, कितना ज्यादा बंद करना है, किसका जिम्मेदारी है, कौन रेगुलेट करता है इसे, आइरिस। आइरिस रेगुलेट्स द शेप ऑफ प्यूपिल, कि होल जो है हमारे पास, जो मेन डोर है जिसे लाइट रे एंटर करने वाली, उसको कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आइरिस की। बात समझ में आई क्या? प्यूपिल के बारे में आइए थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं कि एक्चुअल में प्यूपिल
वर्क कैसे करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं अगर बात करूं मूवीज को लेकर के, ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और जितने भी हमारे पास पायरेट से रिलेटेड मूवी रहती हैं, आपने उसमें देखा होगा जो पायरेट्स रहते थे बेटा, वो एक आंख में पट्टी बांध के रहते थे। बात समझ में आई? वो पट्टी क्यों बांधा करते थे? बहुत सारे लोगों को जवाब होगा सर पट्टी इसलिए बांधते थे ताकि उनकी आंख में कोई, फॉर एग्जाम्पल आंख ही नहीं है किसी की, या कोई कुछ भी एक इंजरी हो गई है उसको छुपाने के लिए बांधते नहीं, वो सब के लिए तो बांधते ही थे, बट जो हेड कैप्टन होता था वहां का, वो हमेशा ही क्या बांध के रखता था? एक पट्टी बांध के रखता था। उसका रीजन क्या है? ध्यान से देखिएगा। प्यूपिल जो है बेटा आपकी, वो क्या करती है? अमाउंट ऑफ लाइट कितनी अंदर आ रही है उसको क्या होती है? प्यूपिल के थ्रू ही आती है। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। बात समझ में आई? तो आपने देखा होगा जब आप ग्राउंड, मतलब फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो धूप में, बढ़िया धूप है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, धूप से क्रिकेट खेल के आप तुरंत अपने डार्क रूम में आ जाते हो, मतलब नॉर्मल रूम में आ जाते हो, तो आपको 3-4 सेकंड के लिए कुछ दिखना बंद हो जाता है। फिर 2-3 सेकंड, 10 सेकंड के बाद धीरे 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 करके आपको चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बाहर थे तो प्यूपिल ने अपना साइज क्या कर लिया था? छोटा कर लिया था, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट बाहर क्या थी? बहुत ज्यादा थी। तो प्यूपिल ने अपना साइज क्या कर लिया? बहुत ज्यादा छोटा कर लिया, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट के एंटरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने रूम के अंदर गए तो प्यूपिल को अब क्या चाहिए? लाइट ज्यादा चाहिए अंदर के लिए। बात समझ में आई क्या? तो धीरे 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 प्यूपिल करके क्या होता है? एक्सपैंड होता है। और इस प्यूपिल के रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। कौन कंट्रोल करता है? आइरिस, ठीक है। तो उसमें टाइम लग जाता है। अब सोचिए एक सिनेरियो, कैप्टन जैक स्पैरो लड़ रहे हैं डेक के ऊपर, ठीक है, अपने जहाज में ऊपर लड़ रहे हैं, और एक दो पैनल होते जहाज के, आपको पता होगा, एक ऊपर जहां पे कैप्टन जहाज वगैरह चलाता, शिप वगैरह चलाता था, और एक हमारे पास नीचे वाला कैबिन रहता था जहां पे अंधेरा रहता, जहां पे लोग सोते थे। बात समझ में आई क्या? अब सोचिए लड़ाई ऊपर चल रही है, तो इस वाली आंख में अगर वो पट्टी बांध के रखा है, तो इस वाली आंख में पहले से लाइट रे क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो प्यूपिल हमारी क्या होगी? पूरी एक्सपेंडेड प्यूपिल होगी। प्यूपिल कैसी है? इस वाली आंख की एक्सपेंडेड है। लेकिन जिस आंख से वो चला रहा है, लड़ रहा है, अभी इस आंख की प्यूपिल क्या है? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है। बात समझ में आई क्या? अब ये लड़ाई करते 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 अगर डार्कनेस में, डार्क रूम पे चला गया, नीचे वाले डेक पे चला गया, उस कंडीशन में क्या बोलेगा वो? कि मुझे 2 सेकंड का टाइम दीजिए, टाइम आउट, कि हम 2 मिनट बाद लड़ेंगे, मेरी आई विजन आ जाने दो। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये वाली आंख क्या है? पहले से इसकी प्यूपिल क्या है? पूरी हमारे पास एक्सपेंडेड है। इस वाले की प्यूपिल क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है। जैसे ही वो डार्क रूम पे जाएगा, पट्टी चेंज, लड़ाई चालू। पट्टी जैसी उसने चेंज की अपनी, इस वाले से इस वाले में आया, तो ये वाले से पहले से ही हमारे पास प्यूपिल क्या है? एक्सपेंडेड है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, और उसको वाकई में सारी चीजें प्रॉपर दिखेंगी रूम के अंदर, और तुरंत लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई? पट्टी चेंज, लड़ाई स्टार्ट, मतलब लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो होप्स ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। प्यूपिल के जस्ट बाद फिर हमारे पास कहाँ चले जाते हैं? लेंस आता है। लेंस कैसा होता है? हमारे पास कॉन्वेक्स होता है, जो कि इमेज कहाँ बनाता है? इस स्क्रीन पे बनाता है। स्क्रीन का नाम है रेटिना। और इस रेटिना के बाद कहाँ चली जाती है हमारे पास इमेज? ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन में। और कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है। और ये व्हाइट कलर का जो लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है उसको बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर, जो कि इस आई के शेप को क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है। होप सो आई में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, एक चीज और है रेटिना में हमारे पास, रेटिना में बेटा एक चीज और है, वो क्या है? रेटिना में हमारे पास रॉड और कोन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉड और कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन कंट्रोल करता है? रॉड सेल। इंटेंसिटी मतलब क्या? फोन की जो ब्राइटनेस बढ़ाते कर जाते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। बात समझ में आई क्या? कितना ज्यादा ब्राइटनेस है, कितना ज्यादा लोनेस है। बात समझ में आई? कोन सेल का क्या मतलब होता है? कोन सेल कंट्रोल द कलर। कलर डिटेक्टर्स होते हैं बेसिकली। ये कलर को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आपने देखा होगा लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स। ये कोन सेल्स में अगर प्रॉब्लम गई तो उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अभी ये सारी डिसीजेस क्या होती है, कैसे होती हैं, इन डिटेल अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक और छोटी सी चीज है, हमारी जो आईज होती हैं, आपने देखा होगा, हाँ, इसको याद करने का तरीका, आइरिस को मैंने बता दिया था, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। इसमें हमारे बहुत बड़े सिंगर हनी सिंह ने भी गाना बनाया था, क्या? ब्लू आइज तेरी। ब्लू आइज क्या क्या मतलब है? क्योंकि उसकी आइरिस ब्लू। बात समझ में आई? उसकी प्यूपिल कभी भी ब्लू नहीं हो सकती। प्यूपिल किस कलर की होगी? हमेशा ही ब्लैक होती है। वो होल है ना बेटा, क्या है वो? होल है। किस कलर का होता है? ब्लैक। बात समझ में आई? और ये आइरिस जो होती है वो आइरिस ब्लू, ब्लैक और हमारे पास ब्राउन कलर की हो सकती है। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके,
ओके तो ये ह्यूमन आई का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं बेटा। ठीक है, कि हमारे पास प्यूपिल है, लेंसेज हैं, सीलियरी मसल्स है, एक्वस ह्यूमर है, ह्यूमन आई के बारे में है, ऑप्टिक नर्व है हमारे पास, ये हो गई ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से जाती है। और इसी ऑप्टिक नर्व में क्या होता है बेटा, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे इस एरिया में, अगर आप फोकस करिए इस एरिया में, क्योंकि रेटिना तो हमारे पास यहीं तक है ना, ये है रेटिना, उधर नहीं बन रही, ये है रेटिना। बात समझ में आई क्या? रेटिना क्या है? ये वाली जो स्क्रीन है बेटा वो है रेटिना। अब सोचिए इस स्क्रीन के बीच में ये छोटू सा क्या है, गैप है। अगर फॉर एग्जांपल इमेज आके यहाँ पे बनना चाहे तो यहाँ पे तो क्या है, गैप है, यहाँ पे तो इमेज बन नहीं पाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस गैप को क्या बोलते हैं बेटा, जहां पे इमेज ना बन पाए, इस गैप को हम लोग बोलते हैं व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट, बीएस। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे इमेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन ही नहीं है, खाली जगह है। क्लियर हुआ क्या? ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप लोग, मैं हट जाता हूँ सामने से, आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। पहला है हमारे पास कॉर्निया, फिर आइरिस है, फिर प्यूपिल है, फिर लेंस है, फिर रेटिना है, फिर ऑप्टिक नर्व है। बात समझ में आई क्या? ये हमारे पास स्लाइड है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द पाथ ऑफ लाइट, हाउ द विजन वर्क्स। भाई विजन कैसे वर्क करता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, लाइट कहाँ से एंटर करती है, सबसे पहले कॉर्निया से होते हुए लास्ट में कहाँ, रेटिना पे इमेज बनाएगी, और उस उल्टी इमेज को कैसी इमेज बनाएगी, रियल और इन्वर्टेड। उस उल्टी इमेज को कौन लेके जाएगा, ऑप्टिक नर्व, और कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन पे। कैसे सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फॉर्म में। आपने बायो में पढ़ा होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो कैसे वर्क करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें कैसे होती हैं भाई। एक अगर मैं बात करना चाहूँ, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में चीजें वर्क करती हैं, कि सामने के स्टिमुलस को हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत जल्दी ऐसा सिस्टम होता है। अगर ये नहीं होता कि आपने कोई चीज देखी और 5 सेकंड के बाद उसकी इमेज आपके शरीर में, मतलब आपकी आंख में बनेगी, जो भी चीज मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने, वो तुरंत विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकंड्स में, मतलब सारी चीजें आपके सामने कैसी बन रही हैं, उल्टी इमेज सीधी होकर दिख रही है। तो एक्चुअल में हमारे पास रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी रहती है, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज रहती है। ब्रेन उसको सीधा करता है, और कहां से वो इमेज मूव करती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। बात समझ में आई क्या? ओके, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, सिंपल से पढ़ सकते हैं आप। लाइट एंट्री है, लाइट एंट्री, लाइट रेज पासेस फ्रॉम थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया से होती हुई लाइट रेज जाती है, और देन द प्यूपिल वेयर द अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल्ड बाय आइरिस। प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट ऑफ लाइट भेजनी है, कितनी नहीं भेजनी, जैक स्पैरो वाली कहानी याद होगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास फोकसिंग बाय लेंस। लेंस उसको क्या करता है, फोकस करता है, किसके थ्रू, सीलरी मसल। सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास आ गया तो सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और लेंस को कैसा करेंगी, थिक करेंगी, और हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है सीलरी मसल्स हमारी रिलैक्स होती जाती हैं। बात समझ में आई क्या? फिर हमारे पास आता है रेटिना, रेटिनल कन्वर्जन। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स रहते हैं। अब रेटिना में इमेज कैसी बनती है बेटा, रेटिना में इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और उसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स भी रहते हैं, जिनको हम रॉड और कोन सेल्स बोलते हैं। रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इंटेंसिटी, और कोन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब अगर आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कुछ लोगों को रात में दिखाई नहीं देता, ड्यू टू व्हाट, विटामिन ए की कमी से एक डिसीज हो जाती है। उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। ऐसे ही कलर में है क्या हमारे पास, कलर में हमारे पास एक डिसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अगर कोन सेल्स अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हो जाती है। आपने देखा होगा एक छोटा सा और दो हमारे पास, अगर मैं फैक्ट्स डिस्कस करूं अबाउट द आई, तो हमारे पास एक फैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपने पिक्सल्स जानते हो ना आप। ठीक है, आपने बोला सर मेरा जो कैमरा है वो 30 मेगापिक्सल का है, या 40 मेगापिक्सल का है, 70 मेगापिक्सल का है। हमारी जो आईज है वो कितने मेगापिक्सल की है, 576 मेगापिक्सल। कितने, 576 मेगापिक्सल्स। और आपने देखा होगा रात में जानवरों की आंख वगैरह क्या होती है बेटा, चमकती रहती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स पे शेर वगैरह, अगर कोई जितने भी जानवर रहते हैं नॉर्मली, उनकी आंखें क्या रहती हैं, थोड़ा सा शाइनी रहती, चमकती रहती है। क्या रीजन है उसके पीछे, उसमें अपने पास एक एंजाइम मतलब पाया जाता है उनकी आंखों में, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं टिपिडम लूसिडम। ठीक है, टिपिटम लूसिडम, टिपिटम लूसिडम के थ्रू उनकी आंखें चमकती रहती हैं। ठीक है, ये एक दो एक्सटर्नल फैक्ट्स थे। उसके बाद सिग्नल है भाई, सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिटेड होता है। और कहां से जाता है, ऑप्टिक नर्व से कहां जाता है भाई, ब्रेन के पास जाता है। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास जाएगा। फिर इमेज
हमारे पास कैसे बनेगी? द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल फ्लिपिंग द इन्वर्टेड इमेज एंड क्रिएटिंग ओन परसेप्शन ऑफ विजन। इस इमेज को क्या करेगा? वो उल्टी इमेज को सीधा करेगा और आपको दिखा देगा। बात समझ में आई क्या? और ये बहुत जल्दी मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था ना, ये है आइरिस। ये क्या है हमारे पास? ये जो पूरा पार्ट है बेटा, ये क्या है? ये है आइरिस। और ये जो काला ब्लैक पार्ट देख पा रहे हो ना, इसी को तो प्यूपिल बोलते हैं, पोपुल या प्यूपिल। बात समझ में आई? और सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है? आई से ब्रेन में ऑप्टिक नर्व थ्रू, ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फॉर्म में बहुत जल्दी ट्रेवल होता है। बात समझ में आई? तो स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब होता है बेटा? परसिस्टेंस ऑफ विजन का बेसिक मतलब ये होता है कि सामने से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल सामने ये ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इसको हटा दूं तो 1/16 सेकंड के लिए अभी भी मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर पाऊंगा? देख पाऊंगा। दिस इज व्हाट, क्या रीजन है? क्योंकि रेटिना में वो इमेज अभी तक रुकी हुई है। तुरंत ही ऑब्जेक्ट को हटाने से इमेज सामने से तुरंत नहीं हट जाती, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा भी लैगिंग सिस्टम होता है, लैग कर जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों लैग कर जाएंगे? कितने सेकंड के लिए लैग करते हैं हम लोग? 1/16 सेकंड के लिए। आपने यूट्यूब वगैरह में वो वाले वीडियोस देखी होंगी इल्यूजन वाली, कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इल्यूजन हो रहा है, ठीक है। और इल्यूजन को आप 2 सेकंड के लिए देखेंगे और फिर अपने हाथ में देखेंगे तो आपके हाथ में वो इल्यूजन 2 सेकंड के लिए, 1/16 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए दिखता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो चीज क्या हो गई है, आपके रेटिना में 1/16 सेकंड के लिए क्या होती है? रुकी रह जाती है। बात समझ में आई? इसमें अब दो बहुत बड़े कंफ्यूजन बच्चों के बनते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सामने से हटने के बाद 1/16 सेकंड के लिए हम उसको देख सकते हैं, बट मेरी उम्र हो गई 15 साल, ठीक है। वो आपने बेसिकली सुना होगा एक बहुत ही अच्छा हमारे पास क्या है, शायरी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, ठीक है। कि गुरुजी आप बात करते हो कि 1/16 सेकंड, हम तो 5 साल से 6 साल से उसका चेहरा नहीं भुला पा रहे हैं। तो बेटा वो क्या है? वो आपके ब्रेन की परसेप्शन है, ठीक है। वो आप अपने ब्रेन में उसकी इमेज सोच पा रहे हो। दिस इज नॉट परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? कि वो अगर आपके सामने आ जाए, आ सकती है भाई अभी भी, अगर वो आपके सामने आ जाए और सामने से निकल जाए तो 1/16 सेकंड के लिए अगर आप उसका चेहरा रिटेन कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। बात समझ में आई क्या? अगर दिन रात बैठ के उसके ख्यालों में खोए हुए हो और सोच रहे हो और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, है ना? तो आइए पढ़ते हैं सही से। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब हो तो समझ में आया होगा। 1/16 सेकंड के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? रिटेन कर पाते, उससे ज्यादा रिटेन हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसी में आपने देखा होगा पिछले जमाने के टाइम में एनिमेज वगैरह जो बनते थे ना, वो ऐसे ही करके बनते थे। आपने देखा होगा एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे आप लोग डायग्राम बना दो और फिर उस बुक को ऐसे करके खोलो, अगर है ना, इस फॉर्मेट में अगर खोलते जाते हो तो इमेज नाचती हुई दिखती है। क्यों नाचती हुई दिखती है? क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो हम इमेज देख पा रहे हैं वो हमारे रेटिना में 1/16 सेकंड के लिए रुकी हुई है। इसलिए जब हम नेक्स्ट इमेज आती है तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए अपने को कैसे दिखता है? कंटिन्यूअस मोशन में दिखता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। Persistence of vision is the optical illusion where our brain retains the image for a brief moment of the stimulus. Stimulus का मतलब वही होता है एक्सटर्नल चेंज। बायो में पढ़ा होगा, बायो का टर्म है। एंड दिस फिनोमेना इज क्रूशियल हाउ वी परसीव द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द स्टिल इमेज, ठीक है। व्हेन एन इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना, इट impression लास्ट अबाउट 1/16 सेकंड। कितने के लिए बेटा? 1/16 सेकंड के लिए, ठीक है। If another image appears within this time frame, our brain perceive at the continuous motion. अगर वो इमेज हट जाती है, दूसरी इमेज आ जाती है, तो अपने ब्रेन को क्या लगता है? ये कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है। और इसी बुक को जैसे नचवा करके या बुक को बार बार ओपन करके आपको इमेज डांस करती हुई दिखती थी, तो पुराने जमाने में एनिमेज वगैरह या कार्टून्स वगैरह इसी फॉर्मेट में बेटा बनाए जाते थे। चीजों को ऐसे ही मूव कराया जाता था। होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड मेट दिस मैन सोस्के आइजन, ओके, आपको पता ही होगा। द बेसिकली ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ब्लीच, ठीक है। तो एनिमेज भी देखना जरूरी है, लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाते हैं बेटा, बट अभी नहीं देखना, पेपर वगैरह के बाद, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज कलर एंड लो लाइट वर्जन। रॉड एंड कोन सेल्स, वही जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं। रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रॉड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंटेंसिटी। और कोन सेल्स मतलब सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, ऐसे याद कर सकते हो। और आप नॉर्मली स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। वही सेम फॉर्मेशन लिखा हो कि रॉड और कोन सेल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे पास रेटिना पे होते हैं। और क्या रेगुलेट करते हैं? रॉड रेगुलेट्स इंटेंसिटी और कोन रेगुलेट्स व्हाट? कलर, ठीक है। तो अगर ये देखो, आप पैटर्न देख पा रहे होगे, इसमें 74 लिखा हुआ है। जो कलर ब्लाइंड होगा
कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। ओके, जो कलर ब्लाइंड होगा बेटा वो 74 को इसको सही से नहीं देख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे कलर्स एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको चीज़ों को देख पाना या डिस्टिंग्विश कर पाना कलर्स के बीच में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिसके पास भी कलर ब्लाइंडनेस होगा वो 74 को इजिली नहीं पढ़ पाएगा। और हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, इंटेंसिटी, कि कितने अमाउंट में इंटेंसिटी, जैसे ब्राइटनेस होता है ना, इंटेंसिटी का मतलब रटना नहीं है, ब्राइटनेस। अगर मान के चलिए आपकी ब्राइटनेस लो है और आप बाहर चले जाओ, धूप है अच्छी खासी, तो उस लो इंटेंसिटी पे अपने मोबाइल को चला पाओगे क्या? नहीं, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही तो हमारे पास क्या होती है, आई होती है, रॉड सेल्स होते हैं जो कि इंटेंसिटी क्या करते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। अब रात हो गई है भाई, अब ब्राइटनेस की क्या है, ब्राइटनेस वैसे भी बाहर की डाउन है, तो ब्राइटनेस क्या कंट्रोल, कौन कंट्रोल कर रहा है, रॉड सेल्स। अब आपको अगर विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको रॉड सेल्स एक्टिव नहीं रहे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जहां शाम होगी आपको चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। बात समझ में आई क्या? बस यही फैक्टर है। मैं हट जाता हूँ सामने से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो बेटा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एकोमोडेशन, फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एकोमोडेशन ऑफ आई। अभी हमने देखा था, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पास में लाते हैं तो सीलरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अगर ये लेंस होल्ड करके रखी, सीलरी मसल्स ने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया, लेंस को, मान के चलिए भाई ये लेंस है, ये सीलरी मसल होल्ड करके रखेंगे, लेंस को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और थिकनेस के चलते क्या होगा हमारे पास, अगर ये लेंस है बेटा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सीलरी मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास में लाऊंगा, लेंस हमारे पास थिक हो जाएगा और चीजें अपने को दिखेंगी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा, सीलरी मसल्स रिलैक्स होते जाएंगे और लेंस हमारा रिलैक्स हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यही फॉर्मेट होता है हमारे पास मोशन ऑफ या सीलरी मसल्स रेगुलेट द व्हाट, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो यही है बेसिकली। अच्छा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, कितने अमाउंट में पास में मैं कोई भी चीज अगर पढ़ना चाहूं तो कितने अमाउंट तक देख के पढ़ सकता हूं। अगर मैं पास में पढ़ना चाहूं तो मैं 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता हूं। नियर पॉइंट अ ह्यूमन आई कैन एबल टू सी इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर बेटा। बात समझ में आई क्या? कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं उसको थोड़ा सा दूर करता जाऊं, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, आपको गैलेक्सीज वगैरह देख पाते हो ना, सन देख पा रहे हो, स्टार्स देख पा रहे हो, मतलब हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे ह्यूमन आई कैन एबल टू सी इज इनफाइनाइट, और पास में कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। अब सोचिए अगर इसी डिस्टेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए अपने को, हम पास 25 ना देख करके 35 देख पाए या इनफाइनाइट तक ना देख पा कर थोड़ा पहले तक देख पाए, तो ये सारे में क्या हो जाता है, हमारे पास डिफेक्ट कंडीशन बनती है। किसकी बनती है, डिफेक्ट की। आइए पढ़ते हैं डिफेक्ट्स क्या होता है बेटा, और कैसे कैसे डिफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट ह्यूमन आई कैन सी इज इनफाइनाइट, और नियर पॉइंट हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये देखिए सीलरी मसल्स हैं और ये हमारे पास लेंस है। सीलरी मसल्स ही क्या करती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं ताकि चीजें अपने को दिख पाए। ओके, ओके, नाउ वी हैव मायोपिया, नियर साइटेडनेस, ठीक है। अब मायोपिया क्या होता है बेटा, आइए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया का मतलब होता है बेटा नियर साइटेडनेस। मतलब क्या, हम पास का तो पढ़ पा रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा जो दूर लिखा हुआ है वो अपने को नहीं दिख पा रहा है। अब ये कैसे कैसे कॉज हो सकता है, क्या क्या इसका रीजन है, आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन आई नॉर्मली बना करके आप लोगों को समझाऊं, है ना, डायग्राम को जज मत करना बेटा, क्योंकि जज तो डीआईडी में बैठते है ना। सो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। ये 3 ह्यूमन आई हो गई हमारे पास। नॉर्मल ह्यूमन आई कैसे वर्क करेगी, यहाँ पे हमारे पास ये लेंस हो गया, ये सीलरी मसल्स हो गई, ठीक है। ये लेंस हो गया, ये हमारे पास रेटिना हो गई, यहाँ पे बोलोगे ऑप्टिक नर्व नहीं बने, ये ऑप्टिक नर्व बनी हुई है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है बेटा, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलेगी अपने को? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये बीच वाली लाइन बनाई जाए प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये रेटिना पे इमेज हमारे पास बन गई, ठीक है। ये होती है हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन आई। डिफेक्टेड आई कैसे दिखेगी आपको? मायोपिक आई कैसे दिखेगी? अगर ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे रखा हुआ है? सामने फ्रंट में रखा हुआ है, तो मायोपिक आई कैसे वो दिखेगी आपको? ये लेंस इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा कि ये है रेटिना, जहां पे इमेज बननी थी, बट इमेज रेटिना से पहले ही बन गई है एक्स डिस्टेंस में। बात समझ में आई क्या? इतना डिस्टेंस बचा हुआ है रेटिना से, ये रेटिना है, इमेज को बनना चाहिए था रेटिना में, बट रेटिना से पहले बन रही है। तो मायोपिया एक्चुअल में होता क्या है? मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है, आपने देखा होगा आपकी एज में जितने भी बच्चे होंगे आपके आसपास, उन सब के जो पावर होगी, चश्मे का नंबर एक बार पूछना, सबका माइनस होगा। क्यों होगा? अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। रीजन क्या है माइनस होने का? क्योंकि उन सबको मायोपिया है। क्या है बेटा? मायोपिया। मायोपिया क्यों है उन सबको? क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा पास से टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो 24 घंटा, तो उस फॉर्मेट में होता क्या है, जब आप सीनरी भी क्या है बेटा, मसल ही ना है। आप हद से ज्यादा कोई, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप कर्ल मार रहे हो, हद से ज्यादा मार दोगे तो क्या हो जाएगा? मसल क्रैम्प ही ना हो जाएगा। सीनरी क्या है? मसल है। वो भी क्या होती है, जब हद से ज्यादा आप मोबाइल देखते हो तो सीनरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है ना। सीनरी मसल्स एक्सपैंड इतनी होती है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट इतनी होती है, लेकिन हाथ से ज्यादा आपने सीनरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो उसको एक्सपैंड होना चाहिए था इतना, बट वो अब इतनी ही एक्सपेंड हो पा रही है। कॉन्ट्रैक्ट अब इतनी हो पा रही है, एक्सपेंड इतनी हो पा रही है, इसलिए अब आप दूर का नहीं देख पाते हो, ठीक है। पास का देखने के लिए मैंने क्या बताया, पास का देखने के लिए सीली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, उसको अच्छे से रिलैक्स होना चाहिए, बट अब वो रिलैक्स नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उसमें भी फटीगनेस आ गई है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास अगर मायोपिक आई की मैं बात करूं बेटा, मायोपिक आई कैसे दिखता है, ठीक है। तो मायोपिक आई कुछ ये है हमारे पास मायोपिक आई। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे बेटा? देखिए, करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? ये भी रटना नहीं है कि करेक्शन के लिए कौन सा लेंस गुरुजी, कॉन्वेक्स। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि कॉन्वेक्स यूज करेंगे? सोचो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि ये लाइन तो पहले से ही कैसी आ रही है भाई, पहले से ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर, मतलब पहले बन रही है इमेज। इमेज को अपने को शिफ्ट कराना है, पीछे शिफ्ट कराना है। इमेज यहाँ पे, इमेज को रेटिना पे शिफ्ट कराना है। तो थोड़ा सा अगर जो इमेज आ रही है पहले से वो अगर एक्सपैंड होकर के आए, कैसी होके आए, पहले से वो पैरेलली आती है, और जो हमारे पास लेंस है वो कन्वर्ज कर देता है। तो लेंस मेरा क्या करें, हम एक ऐसा लेंस शुरू में लगा दे जो इमेज को क्या करे, थोड़ा सा पहले से ही एक्सपैंड कर दे। क्या कर दे? एक्सपैंड। तो ये अगर एक्सपैंड कर देगा बेटा, इसे, ये लेंस था हमारे पास, ये लेंस क्या करेगा, थोड़ी सी इमेज को और एक्सपैंड कर देगा। क्या कर देगा? एक्सपैंड कर देगा। जब इमेज एक्सपैंड होगी बेटा, पैरेलली ना करके इमेज कैसी हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, और फिर जाकर के जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब हमारे पास कहां इमेज बन जाएगी, रेटिना पे। बात समझ में आई? ठीक है। तो पहला रीजन क्या है मायोपिया के कॉज का, कि आप लोग जिसको भी बचपन में चश्मा नहीं लगता था, बाद में लग रहा है, तो आपने अपनी आंखें खुद खराब की है बेटा। क्या रीजन है? कि आपने हद से ज्यादा मोबाइल और टीवी देखा है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया को क्या हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। इफ द कॉर्निया इज टू कर्व्ड इट कन्वर्ज लाइज टू स्ट्रांगली। कॉर्निया मतलब क्या, हमारे पास जो आउटर टेम्परिंग है वो भी, कॉर्निया बेसिकली मतलब ये होता है कि लेंस जो हो गया वो ज्यादा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। रीजन क्या है उसका, या कॉर्निया भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, क्या रीजन है? क्योंकि सीली मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, एक्सपेंड नहीं कर पा रही ठीक से। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, द आई बॉल इज टू लॉन्ग, द इमेज। देखो, एक तो बचपन से भी हमारे पास क्या हो सकता है, प्रॉब्लम जा सकती है कि आई बॉल क्या है, हमारे पास कुछ ज्यादा ही बड़ी है। आई बॉल को होना चाहिए था इतना छोटू सा, इतनी होनी चाहिए, पर थोड़ी सी वो इलोंगेटेड पहले से बड़ी है। बात समझ में आई क्या? बड़ी है तो क्या होगा, रेटिना, अभी आई बॉल है, वेट्रस ट्यूमर ज्यादा हो जाएगा तो आई बॉल बड़ी हो जाएगी। ओरिजिनल रेटिना यहाँ पे होनी चाहिए, जो आई बॉल बड़ी हो जाएगी तो रेटिना कुछ इस फॉर्मेट का हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेंस तो हमारे पास भगवान ने उतना ही दिया है ना, आई बॉल का शेप बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल से भी क्या कॉज होता है, मायोपिया कॉज होता है। बात समझ में आई क्या? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, नेक्स्ट कॉर्ड इज हाइपरमेट्रोपिया। क्या है हमारे पास बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के लिए अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, डायग्राम,
ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई अब नहीं बनाने वाला मैं, डायरेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई बनाता हूँ। हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई में प्रॉब्लम क्या जाती है बेटा कि अगर ये फॉर एग्जांपल सीली मसल्स है और ये आपका लेंस है, क्या है आपका लेंस है, इसमें से अब जो लाइन सीधी आती है, ठीक है, अब आपकी सीली मसल्स क्या हो चुकी हैं, थोड़ा अमाउंट में क्या हो चुकी है, देखो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो ओल्ड एजेस में ही होता है, अपने को यंग एजेस में ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस रीजन में क्या है, आपकी पहली वाली कंडीशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी क्या, सीली मसल्स, अब सीली मसल हद से ज्यादा एक्सपैंड है, रिलैक्स्ड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रही, हद से ज्यादा रिलैक्स है, तो क्या मतलब होगा कि आप अब किसी को भी अगर मैं पास में ऑब्जेक्ट को लाना चाहूँ तो सीली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट सीली मसल्स को ओरिजिनली फॉर्म में इतना कॉन्ट्रैक्ट होना था, अब वो उतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही बेटा, रिलैक्स तो पूरी हो रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इतना ही कर पा रही है, इसलिए पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे, ओरिजिनल में कितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इतना, बट इतना कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर पा रही हैं, वीक हो गई हैं मसल्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी बेटा, रेटिना से पीछे, यहां पे रेटिना है, ये रेटिना है, रेटिना से पीछे इमेज बनेगी, तो क्या ऐसा जुगाड़ किया जाए कि इस इमेज को जो रेटिना के पीछे बने रेटिना के पास लाया जाए। इमेज देखो पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, सिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, तो शुरू में कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कौन सा, कॉन्वेक्स, कॉन्केव लगा दोगे तो और ज्यादा कन्वर्ज होकर के डाइवर्ज होकर मिरर यहां पे कहीं पे इमेज बनेगी, तो कौन सा लेंस लगाना है, कॉन्वेक्स, बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसको सुधारना चाहूं बेटा तो यहीं पे देखो करेक्शन इसका कैसे होगा, करेक्शन कैसा होगा इसका कि अगर मैं ओके यहां पे एक और लेंस लगा दूं तो ये जो लाइट रेज इस फॉर्मेट से आ रही हैं हमारे पास, ये पहले से थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और यहाँ पे जाकर के और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे रेटिना पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। इसके भी दो कारण हो सकते हैं भाई, दो कारण क्या है, या तो हमारे पास लेंस क्या हो चुका है, हमारे पास सीली मसल्स क्या हो चुकी है, हद से ज्यादा रिलैक्स हो गई कि अब कंप्रेस ही नहीं कर पा रही हैं, जो कि इनबिल्ट, जो कि टाइम के साथ होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास बेटा, दूसरी कंडीशन है कि जो हमारे पास आई बॉल है उसका जो शेप होता है उतना शेप ना होकर के छोटी आई बॉल हो जाए, सोचो ये आई बॉल का ओरिजिनल शेप है, ठीक है, क्या है ये, ओरिजिनल शेप है, बट ओरिजिनल शेप ना होकर के आई बॉल क्या हो जाए, थोड़ा सा छोटू हो जाए, इतनी बड़ी आई बॉल हो जाए, तो भी हमारे पास रेटिना में इमेज यहाँ पे बन रही है ना, ओरिजिनल रेटिना में इमेज यहीं पे बननी चाहिए थी, बट आई बॉल अगर छोटी हो गई तो इस केस में भी क्या होगा हमारे पास, हाइपरमेट्रोपिया केस होगा। होप सो चीजें समझ में आई होंगी, रीड कर सकते हो आप। हाइपरमेट्रोपिया इज अ विजन ऑफ डिफेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट्स कैन ब्लर बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया में सिमिलरली हम पास की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी सिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही अच्छे से, दूर की चीजें बड़े अच्छे से दिखती हैं। होप सो चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ओके, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या मतलब होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया साथ में हो जाए। देखो ओल्ड एजेस में क्या होता है बेटा, ओल्ड एजेस में क्या होता है, अपने दादाजी लोगों को ये वाले चश्मे लगाए हुए देखा होगा, ठीक है, ओल्ड एजेस में क्या होता है कि जो हमारी सीलिंग मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, ना वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, ना वो अच्छे से एक्सपेंड कर पाती है, जब अच्छे से ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी ना एक्सपेंड कर पाएंगी तो ना हम चीजों को पास का ठीक से देख पाएंगे ना दूर का ठीक से देख पाएंगे, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा, दोनों ही केस देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से, मायोपिया के भी और हाइपरमेट्रोपिया के भी, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब हम ऑब्जेक्ट को ना ही अच्छे से पास में देख पा रहे हैं ना अच्छे से दूर में देख पा रहे हैं, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया का केस बोलते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जब दोनों साथ में हो जाए तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेस बायोपिया, जो कि ओल्ड एज से होता है। होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। Causes as we age, the cylindrical lens of the eye is stiffened and loses the flexibility. The ciliary muscles also weaken, making it harder to change the shape of the lens. ठीक है, नियर फोकसिंग। और इसका करेक्शन क्या होता है, करेक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो, सिम्टम्स क्या है कि ना पास की चीज देख पा रहे हैं ना दूर की चीज देख पा रहे हैं। अगर मैं इसमें आपको करेक्शन की बात करूं तो सोचिए डिफेक्ट क्या है, दोनों डिफेक्ट है ना, हमको मायोपिया भी है हाइपरमेट्रोपिया भी है, ना पास का दिख रहा ना दूर का दिख रहा, तो उस कंडीशन में कैसा लेंस यूज करेंगे हम, बाईफोकल। ये लेंस कैसा है, बाईफोकल। आपने देखा होगा बब्बा जी लोगों के लेंस में कि नीचे साइड क्या लगा रहता है, एक अलग से ये डार्क लेंस रहता है और ऊपर साइड एक अलग लेंस रहता है। तो इन दोनों लेंसेज में क्या है, ऊपर वाला पार्ट जो रहता है बेटा वो हमारे पास बना रहता है कॉनकेव
और जो नीचे वाला ये पोर्शन रहता है दिस इज कॉन्वेक्स। जब उनको पास की चीजें पढ़नी होती तो इस पॉइंट से पढ़ लेते हैं, और जब उनको दूर की चीजें देखनी होती तो ऊपर ये वाले एरिया से वो इजिली देख लेते हैं, इस वाले एरिया से वो इजिली देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इसी लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? बाईफोकल और प्रोग्रेसिव लेंस। बाईफोकल क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस। होप सो चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, आइए बात करते हैं अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं और कैसे कैसे डिफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बेटा किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछने को मिलते हैं? बेसिकली मैं छोटी सी एक डॉक्टर डिग्री भी साथ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इसके साथ, कि अगर आपने ये डिफेक्ट पढ़ लिया तो आप अपना इलाज घर में ही कर सकते हो। बात समझ में आई? घर में कैसे करेंगे आइए समझते हैं। मैंने क्या बोला? मायोपिया के लिए हमने देखा है कि फोकल लेंथ, जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको अच्छे से समझना। फोकल लेंथ इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे आप, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मायोपिया। माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स मींस डिफेक्ट, और हमने पढ़ा है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप फोकल लेंथ, जो आपका डिफेक्ट होगा वही आपकी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी। और पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ करके आप क्या निकाल सकते हो? किसी भी लेंस का पावर निकाल सकते हो। इसका जो पावर का हमेशा आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या ले रहे हो आप? नेगेटिव ले रहे हो। बात समझ में आई क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर मुझे 100 सेंटीमीटर पे दिखना बंद हो जाता है। कितने पे दिखना बंद हो जाता है? 100 पे। कैसे पता करोगे? आप एक कॉपी लेके खड़े हो जाओ, सामने अपने दोस्त यार को बैठा लो, और जिसको भी डिफेक्ट हो उसको बैठा लो, और नॉर्मली टेप से मेजर करते चले जाओ पीछे साइड। बात समझ में आई क्या? जब आप जितना दूर लेके जाओगे, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने बोला कि सर रुक जा भाई, मेरे को 99 सेंटीमीटर तक बढ़िया दिख रहा है। 99 सेंटीमीटर के बाद जब 100 सेंटीमीटर हो तो उसको ब्लर दिखना चालू हुआ, तो उसका डिफेक्ट कहां से स्टार्ट है? 100 सेंटीमीटर से। बात समझ में आई क्या? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने बोला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास जो डिफेक्ट है वो कितने सेंटीमीटर का है? 100 सेंटीमीटर का है। तो मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में आपको क्या लेना है? फोकल लेंथ इक्वल टू माइनस एक्स। जो आपका डिफेक्ट है वही आपका फोकल लेंथ होगा। तो मैंने बोला इसके लिए कौन सी पावर का और कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा? तो आपने बोला सर मायोपिया के लिए तो हम लोग कौन सा लेंस यूज कर रहे थे? कॉन्वेक्स। कैसा यूज कर रहे थे? कॉन्वेक्स। तो पावर का फॉर्मूला आप लिखोगे 100 पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन फोकल लेंथ कितना होगा हमारे पास? माइनस 100। डिफेक्ट कितने का है? 100 का है, तो ये माइनस 100 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास पावर -1 डायोप्टर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? -1, ठीक है। पावर का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? डायोप्टर होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने डिफेक्ट निकाला, डिफेक्ट के बाद पावर निकाला। आप किसी भी लेंस की दुकान में जाइए, उससे बोलिए मुझे -1 का पावर का चश्मा बना दो, डिफेक्ट खत्म। बात समझ में आई क्या? आपने अब डॉक्टर के यहाँ भी आप गए होगे तो डॉक्टर एक इस टाइप का बोर्ड लिए रहते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे बड़ा सा ए लिखा रहता है, फिर छोटू सा ए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब डॉक्टर के पास इतना टाइम तो नहीं है कि ना रफ लेकर के मेजर करे पीछे करके। वो एक डिस्टेंस कमरे में पहले से ही बना रहता है। ये रहता है डॉक्टर, ठीक है, और ये है पेशेंट। इन दोनों के बीच में एक जो रूम रहता है उसका डिस्टेंस पहले से बना रहता है, और यहाँ पे वो ABCD वाला जो बॉक्स रहता है वो बना रहता है। और डॉक्टर यहाँ पे आपको बैठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा आपको ये वाला लाइन दिख रही है, इस लाइन का मतलब अलग होता है, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब, सारे लाइंस का मतलब अलग होता है। और जैसे ही डॉक्टर को पता चलेगा कि अच्छा इसको नीचे यहाँ तक नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? उसका डिफेक्ट होगा 100 सेंटीमीटर 200। वो उनका पैनल अलग से वो सोचे समझे, मतलब कि उनकी एक अलग डायमेंशन रहती है, वो अलग पहले से ही सोच समझ के रखते हैं। उस रूम को इस क्राइटेरिया में डिजाइन किया जाता है कि उनको पता चल जाए कि ये वाली लाइन तक नहीं दिख रहा है तो कितने सेंटीमीटर का डिफेक्ट होगा। बात समझ में आई? तब डॉक्टर क्या करेगा? इसी फॉर्मूले से निकालेगा, और डायोप्टर कितनी पावर आ गई? -1 डायोप्टर आई। तो क्या -1 का ही चश्मा देगा आपको? नहीं, आपको चश्मा दिखाना स्टार्ट करेगा 0.9 डायोप्टर से लेकर के -1.1 तक का, ठीक है। इसी के बीच में आपने देखा होगा बैठा करके वो बार बार लेंस चेंज करेगा और देखेगा। जिस भी लेंस में आप बोलोगे सर सर इस लेंस में मेरे को अच्छे से दिख रहा है, तो उसी लेंस का आपको क्या बना देगा? वो बोलेगा ये पावर आपके लिए सुटेबल है, चश्मा तैयार है। बात समझ में आई? तो मायोपिया में क्या होता है? जो एक्स है वही हमारे पास डिफेक्ट है। क्लियर? तो ऐसे आप चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हो मायोपिया
के लिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा, जनरल क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मायोपिया में, तो आप ऐसे मायोपिया के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हो। आइए बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया के लिए फॉर्मूला याद रखना बेटा। हाइपरमेट्रोपिया के लिए फॉर्मूला क्या है? फोकल लेंथ ही निकालनी है अपने को, डिफेक्ट वाली। कैसी फोकल लेंथ? इसके लिए फॉर्मूला है एक्स डी एक्स माइनस डी। रट डालो, क्या मतलब है एक्स डी एक्स माइनस डी का? एक्स क्या है हमारे पास? एक्स है डिफेक्ट, एक्स हमेशा डिफेक्ट ही होता है लाइफ में, ठीक है, तो याद रखिए एक्स क्या है? डिफेक्ट। और डी क्या है बेटा? मिनिमम डिस्टेंस दैट अ ह्यूमन आई कैन सी 25 सेंटीमीटर, ये हमेशा ही फिक्स होता है। क्लियर? एक्स डिफेक्ट हो गया और हमारे पास डी क्या है? 25 सेंटीमीटर, ये भी फिक्स रहता है। अब एक डाउट आया कि भाई आपके दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने पूछा दादाजी क्या हो गया? तो बोले, दादाजी ने बोला कि यार मेरे को 25 सेंटीमीटर दिखना चाहिए था, बट यार मेरे को 30 सेंटीमीटर दिख रहा है। कितने से दिख रहा है? 30 दिखना स्टार्ट हो रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, बिल्कुल जाना, वो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। बट अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं नहीं दादाजी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो? आपने बोला दादाजी का डिफेक्ट कितने पे है, दादाजी को कब तक नहीं दिख रहा? 25 पे दिखना चाहिए था, कितने पे दिख रहा है? 30 पे दिख रहा है। तो दादाजी का डिफेक्ट क्या बोलोगे आप? 30 है। दादाजी का डिफेक्ट क्या है? 30 है। तो आप बोलोगे एफ इक्वल टू ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इंटू नॉर्मल डिस्टेंस दैट ह्यूमन आई कैन सी। कितना है डी हमारे पास? 25 होना चाहिए। 25 पे डी का क्या मतलब है? 25 सेंटीमीटर, जो कि ह्यूमन आई कैन सी। नियर डिस्टेंस कितना है? 25 है। डी क्या है? नियर डिस्टेंस। एक्स माइनस डी, 30 माइनस 25 दैट इज 5। तो यहां से 5 हमारे पास हो जाएगा, 5 3 15। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकल आई बेटा 150 सेंटीमीटर। पावर निकाल लोगे क्या? पावर इक्वल टू कितना होता है? 100 अपॉन 150। बात समझ में आई? 100 अपॉन 150। इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 2/3, ठीक है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.666 डैश 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 इस फॉर्मेट में आंसर आया जाएगा। कितने में? डायोप्टर में। कितने में? डायोप्टर में। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो हमने पावर भी निकाल ली, हमने ये सॉल्यूशन भी कर लिया बेटा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास मायोपिया के सॉल्यूशन होते हैं और ऐसे हमारे हाइपरमेट्रोपिया के सॉल्यूशन होते हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको एक्स एक बार डिफेक्ट पता चल गया ना, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि अ ह्यूमन कैन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट 30 कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर। इस टाइप में क्वेश्चन आ गया। 30 सेंटीमीटर उसका डिफेक्ट मान लो कि 30 सेंटीमीटर में वो देख पा रहा है। देखना कितने पे चाहिए था? 25 पे। फॉर्मूला पुट करिए, फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ एक बार जैसे हमारे पास आ गई, फोकल लेंथ कितनी आई थी इसकी? फोकल लेंथ हमारे पास आ गई थी 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई, पावर के फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। अब ये पॉजिटिव, अब आप जाइए दुकान वाले के पास, बोलिए कि हमको प्लस 0.6 के पावर का चश्मा बना दो, तो इसमें कौन सा लेंस लगा के देगा? उसको लेंस बताने की जरूरत नहीं, वो प्लस माइनस समझ जाएगा। माइनस मतलब कॉन्वेक्स, माइनस मतलब कॉनकेव, सॉरी, माइनस मतलब क्या होगा हमारे पास? कॉनकेव। और प्लस मतलब क्या होगा हमारे पास? कॉन्वेक्स। प्लस मतलब क्या होगा? कॉन्वेक्स। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो प्लस मतलब कॉन्वेक्स, इसका मतलब कॉनकेव। तो होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास बेसिकली बेटा इतना ही है, ठीक है। और भी ज्यादा अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स हाइपरमेट्रोपिया के लिए दो टाइप से पूछे जाते हैं। पहला टाइप ये हो गया था, दूसरा टाइप क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला टाइप होप सो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। दूसरा टाइप अगर मैं डिस्कस करना चाहूं इसमें, तो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या बनते हैं? ये टाइप 1 था। और सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? सेकंड टाइप, बस दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। दूसरा टाइप न्यूमेरिकल क्या है? ये पूछ लेगा आपसे कि ये ह्यूमन आई कैन एबल टू सी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक ह्यूमन आई देख सकती है। बट एक आदमी है जिसने ऑपरेशन से इनहेंस करवाना चाहता है अपना विजन। क्या कराना चाहता है? इनहेंस कराना चाहता है। 25 सेंटीमीटर पे चीजें दिखनी चाहिए थी, बट वो कितने पे चीजें देखना चाहता है? नियर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे। कितने पे देखना चाहता है? 20 सेंटीमीटर पे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप बोलोगे उसके पास डिफेक्ट कितना है सर? अभी मैंने बोला उसका जो डिफेक्ट है बेटा, जो उसका डिफेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे। और वो देखना कितने पे चाहता है? कायदे से तो उसे 25 पे देखना चाहिए, जितना ह्यूमन आई की डिस्टेंस रहती है, मिनिमम डिस्टेंस। बट अगर वो इनहेंस कराना चाहता है ऑपरेशन के थ्रू, 20 सेंटीमीटर पे देखना चाहता है, तो उसको कितने का लेंस लगाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन बना। तो उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा, मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है? 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या? बट एक्चुअल में मिनिमम डिस्टेंस हमेशा ही हम लोग क्या लेते हैं? 25। इस केस में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इस केस में गिवन है। अगर जब तक गिवन ना होगा आप 25 के अलावा कुछ भी नहीं लोगे।
इसमें गिवन था इसलिए 20 सेंटीमीटर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह क्या रखोगे आप 30, हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वो देखना चाहता है कितना है 20 है, डिवाइड बाय 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, ये कट गया 3 2 6 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? पावर का फॉर्मूला निकालिए, 100/60 करेंगे, आंसर इज व्हाट हमारे पास सामने 10/6 करिए, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 के अराउंड। ठीक है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद ये कितना आ गया हमारे पास डायोप्टर में, 10/6 डायोप्टर, ये क्या आ गई हमारे पास, आंसर आ गया। पावर कितनी होगी, 10/6 डायोप्टर। क्लियर? होप सो चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे पास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में बेटा रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, बट मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखा कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ग्लास प्रिज्म के बारे में जान लीजिए कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इसमें रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने समझाया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, जब रेयर मीडियम से कोई भी चीज डेंसर में जाए, जब रेयर से कहां जाए भाई, डेंसर में, रेयर से कहां जाए, डेंसर मीडियम में जाए, तो लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये मार्कर है, मैंने इसके ऊपर से इस फॉर्मेट में किया, आपको कुछ दिखा, कुछ गलत दिखा क्या, क्या आपको ये बेंड होता दिखा? नहीं। बट अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसी फॉर्मेट में थोड़ा सा अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मेट में अगर मैं इसको इसके अंदर इमर्ज करूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मार्कर की लेंथ है, मार्कर है सीधा ही, मुड़ नहीं रहा है, बट वाटर में जाने के बाद क्या फील होता है कि थोड़ा सा ये मुड़ जा रहा है। मुड़ क्यों रहा है? दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है? क्योंकि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी चीज मूव करती है तो लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और यही बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, रिफ्रैक्शन। बेटा बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं प्रिज्म में कैसा रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज प्रिज्म। ओके, प्रिज्म में कैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है अपने को, अगर ये इंसिडेंट रे है बेटा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे है तो हम थोड़ा सा नॉर्मल बेस में बना देते हैं, दिस इज n1 नॉर्मल 1, ठीक है। जब ये रेयर से, प्रिज्म क्या है, डेंसर है, जब रेयर से डेंसर में जाएगा, एबीसीडी में बना देता हूं इसको, एबीसी, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। ये एंगल ये क्या है, प्रिज्म एंगल है, ठीक है। जब ये एंगल इंसिडेंट रे कहां पे जाती है, प्रिज्म में जाती है, तो उसको जाना तो चाहिए था सीधा, कहां जाना चाहिए था इसे, एक्चुअल लेंथ क्या होनी चाहिए थी, सीधी। बात समझ में आई? कहां जाना चाहिए था इसे, सीधा जाना चाहिए था, बट ये बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और फिर जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वापस से बेंड हो जाती है। बात समझ में आई क्या? यहां पे एक और नॉर्मल बना दूं क्या मैं, दिस इज कॉल्ड N2 नॉर्मल 2। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसमें बात करूं आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास N2 है, ये हमारे पास I है, ये हमारे पास R है। अगर मैं इस एंगल को देना चाहूं, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड रिफ्रैक्शन देखने को मिला, और ये हमारे पास है एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको अगर मैं थोड़ा सा और पीछे की ओर शिफ्ट करूं, तो यहाँ पे एक एंगल देखने को मिलता है जिसको मैं बोलता हूँ डी से डिनोट करता हूँ। ये एंगल छोटू डी क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, एंगल डी क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या मतलब होता है बेटा, लाइट रे को जाना चाहिए था सीधा, बट लाइट रे सीधा ना जा करके इतने एंगल पे बेंड हो गई है, इतने पे क्या हो गई, बेंड हो गई है। दैट बेंडिंग इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। जाना इस डायरेक्शन पे चाहिए था बट इतने पे बेंड हो गई, तो दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। ठीक है, यही है एंगल ऑफ डेविएशन, कि इतने पे डायरेक्शन पे डेविएट होकर के वहां से निकल गई है। बात समझ में आई क्या? होप सो चीजें ये समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल क्या है, ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसमें एक बहुत छोटू सा रिलेशन बेटा पूछने को देखने को मिलता है, वो क्या है कि जो प्रिज्म एंगल होता है और डेविएशन एंगल होता है, जो प्रिज्म एंगल है, डेविएशन एंगल है, और आई है, 2 मिनट बेटा, वाटर ब्रेक।
ओके, तो इनमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है बेटा? एक बहुत छोटा सा रिलेशन देखने को मिलता है कि जो प्रिज्म एंगल है, एंगल ए प्लस ये जो डेविएशन वाला एंगल है, एंगल डी, ये दोनों का सम किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा हमारे पास थ्योरी, नॉर्मल चीजें हैं, आप इसको देख सकते हो। दिस इज N1, दिस इज N2। ठीक है, ये हमारे पास R2 बन रहा है, ये हमारे पास R1 बन रहा है एंगल। ठीक है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस है बेटा, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये इंसिडेंट एंगल और ये इमरजेंस एंगल का सम और डेविएशन एंगल और इस एंगल ऑफ प्रिज्म का सम, इन दोनों का बेटा सम और इन दोनों एंगल्स का जो हमारे पास सम है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ये एक छोटा सा हमारे पास क्या है? रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एडी और एंगल आई और एंगल ई। ठीक है, इसमें से आप क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी 3 एंगल्स दे देगा और एक एंगल आपको निकालना होगा। ठीक है, बहुत ही जनरल से क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन 99.9% केस में है, बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं है, बट आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होप तो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, ओके, द नेचर ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन। ठीक है, आइए पहले डिस्पर्जन थोड़ा सा वहीं पे समझ लेते हैं। डिस्पर्जन यहीं पे समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? डिस्पर्जन मतलब होता है, इसको यहां से काट देते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा 7 दोस्तों की कहानी सुनाऊं। 2 3 4 5 6 7, दिस इज ट्रैक, दिस इज स्विमिंग पूल और ये फिर ट्रैक। सोचो ये 7 दोस्त हैं, 7 दोस्त फुल स्पीड से, इन सब की जो स्पीड है बेटा वो क्या है? सेम है। ये सेम स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये सबकी स्पीड अगर दौड़ने की मैं अगर बात करूं तो सबकी स्पीड क्या है? 7 दोस्तों की सेम है। ये 7 के 7 दोस्त क्या है? 7 फ्रेंड्स जो है हमारे पास, वो सेम स्पीड से दौड़ सकते हैं ट्रैक पे। ठीक है, लेकिन इनकी जो स्विम करने की स्पीड है, स्विमिंग रेशियो है, वो बड़ा अनइवन है, क्योंकि स्विम किसी से ठीक से बनता नहीं है, सब नए नए सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये 7 दोस्त हैं, एक साथ ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, उसके बाद स्विमिंग पूल आता है, स्विमिंग करने के बाद वो फिर ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो क्या कंडीशन है, क्या ऐसी कंडीशन है या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो सातों फिर से साथ में दौड़ने लग जाएं? स्पीड किसी को कम नहीं करनी, स्पीड सब उसी स्पीड से दौड़ेंगे जिससे सबने शुरुआत की थी, स्पीड में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। तो क्या कंडीशन है? आप बोलोगे सर एक भी कंडीशन नहीं है, ऐसे तो बन ही नहीं सकता, ये 7 दोस्त एक बार अगर यहाँ गए तो अलग हो जाएंगे, उसके बाद साथ नहीं आएंगे। मैंने भी बोला बिल्कुल सही बात है भाई। तो हमारे पास अगर मैं डिस्पर्जन आपको समझाना चाहूं, डिस्पर्जन का जो ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ये 7 दोस्तों की कहानी की तरह ही है डिस्पर्जन हमारा। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है बेटा कि अगर ये एंगल आई, मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है, वो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी? बेंड होगी। और आपको पता होगा व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट में बेटा 7 कलर्स होते हैं, दिखते नहीं है, मतलब दिखेंगे, अभी अभी हम डिस्पर्जन वही पढ़ने वाले हैं। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स छुपे रहते हैं। ये 7 दोस्त हैं जो कि ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। कब दिखते हैं? जब मीडियम चेंज होता है, रेयर से डेंसर में जाते हैं, तब दिखते हैं ये कलर्स। बात समझ में आई क्या? तो व्हाइट कलर्स, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? विबग्योर, विबग्योर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बात समझ में आई क्या? विबग्योर के फॉर्म में आप चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ये है बेटा, इसको जाना कैसे चाहिए था? फिर वही बात, जाना इसको सीधा चाहिए था, बट ये सीधा ना जाकर के बेंड हुई, और बेंड होने के बाद फिर से ये बेंड होती है इस फॉर्मेट में, है ना। अब इसके बेंडिंग नेचर को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, कितने हैं? विबग्योर के फॉर्म में। आप लोगों ने देख लिया किस फॉर्म में है? विबग्योर के फॉर्म में। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। कैन यू गाइस नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा? वेवलेंथ पता है आपको क्या? वेवलेंथ के बारे में क्लास 9 चैप्टर साउंड में आपने वेवलेंथ पढ़ा होगा, लैम्डा, कि दो क्रस्ट के दो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं? वेवलेंथ बनाते हैं। ये सिंपल सा इस फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि भाई, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, क्या होती है? लैम्डा वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो मैंने ये बोला
कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम क्या होगा, बेंड होगा। हम एक रूल यहां पे बना रहे हैं, क्या, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो इतना ही कम क्या होगा, बेंड होगा। तो हमने देखा कि विबग्योर के फॉर्मेट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं बेटा। किसमें हो जाते हैं, 7 कलर्स में। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेड की वेवलेंथ लैम्डा, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और वायलेट की क्या होती है, मिनिमम होती है। तो वायलेट की वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है, इसलिए वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है, और ये 7 कलर्स अपने को देखने को मिल जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्योंकि लाइट में, व्हाइट लाइट में 7 कलर छुपे हुए हैं बेटा, दिखते नहीं है। कब दिखेंगे, ये 7 दोस्त की कहानी जो मैंने अभी सुनाई थी, 7 दोस्त साथ में चल रहे हैं, दिखेंगे नहीं। कब तक ये दोनों आपस में अलग नहीं होंगे, जब तक मीडियम ना चेंज हो जाए, रेयर से डेंसर ना हो जाए बेटा, और डेंसर टू रेयर ना चले जाए, तब तक कंडीशन में ये लोग क्या नहीं करेंगे, चेंज, मतलब अपनी इनर जो लाइट छुपी हुई है उनको नहीं दिखाएंगे। तो बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और इसी बेंडिंग से जो 7 कलर्स में लाइट का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। और इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, ओके, लाइट ऑफन परसीव एज अ सिंपल होटो कर्वेचर, ब्ला ब्ला लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्पर्जन। आप यहाँ पे देखो, ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट जब गई तो ये बेंड हुई, और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा दिस इज कॉल्ड वायलेट, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुई, और सबसे कम कौन बेंड हुई, रेड। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो उतनी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो उतना ही कम बेंड होगा। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, रेड बहुत कम बेंड हुई है और सबसे ऊपर है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो सबसे ज्यादा बेंड हुई है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट से 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में लाइट का डिवीजन ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। इसके बारे में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। देखिए, फिजिक्स में सारे जितने भी हमारे पास फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट थे, सबको इज्जत से ही बोला जाता है, ऐसा नहीं है, सर निकोला टेस्ला, लेकिन न्यूटन साहब को हमेशा सर लगा के बोलते हैं, सर आइजैक न्यूटन। ऐसा क्यों, क्या है इनके नाम में ऐसा कि सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि इनकी थ्योरीज आप हर जगह पढ़ने को मिलती है बेटा। सोचिए, अभी आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि इन्होंने लॉ ऑफ मोशन बताया। He wrote a very famous book, Mathematical Principle of Natural Philosophy, in which he write about all the 3 laws of motion. उसके बाद ग्रेविटेशन में भी यही है, अब यहां पे हमारे पास लाइट में भी मिल रहे हैं। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे बेटा, तब तक आप न्यूटन साहब को नहीं भूल पाएंगे। सोचिए, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मैन, जिन्होंने क्या किया था, एट द एज ऑफ 26, 25 या 24 की एज में थे वो, और जो भी वो थ्योरीज बताते थे, लोग बोलते थे कि तुम्हारी थ्योरीज तो ठीक है आइजक भाई, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो तुम समझा नहीं पा रहे हो। तो एक आदमी, एक छोटा सा आदमी भी क्या बेटा, बच्चा, ठीक है, 22-23 साल का लड़का, जिसने क्या बना दिया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसी चीजें क्रिएट कर दी। आप लोग जब क्लास 11th में जाओगे तो सोचिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझने में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि उस बंदे ने क्रिएट ही कर दिया था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड ही टर्न 26 एट दैट पर्टिकुलर एज। 26 साल के लड़के ने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया था फॉर प्रूविंग देयर ओन थ्योरी मैथमेटिकल। क्योंकि देखिए, फिजिक्स में एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं बोल सकते केमिस्ट्री की तरह कि नीला डालो, पीला डालो, हरा निकाल दो, एक्सेप्शन 4-5 कलर। बात समझ में आई क्या, इसमें हर चीज का लॉजिक रहता है, इसलिए सर आइजैक न्यूटन हम उनको बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाइट लाइट सच एज सनलाइट, it is not a single color but composed with the 7 distinct color, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Vibgyor याद कर सकते हो, dispersion by a prism. When a white light passes through the prism, it splits into the constituent 7 colors, and this phenomena is called dispersion. ठीक है, occurs because each color of light travels at slightly different speed with the prism, causing them to bend different angles. इन सब की क्या रहती है, डिफरेंट स्पीड रहती है। अब ये स्पीड वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ गया भाई, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्लास 9 के साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू लैम्डा बाय टी। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस है, ये जो वेव ट्रेवल करती है उनका क्या है, डिस्टेंस है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा। तो रेड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रेड क्या करता है, कम फ्लक्चुएट करता है। रेड क्या करता है, कम फ्लक्चुएट करता है। ठीक है,
रेड की स्पीड सबसे ज्यादा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। बात समझ में आई क्या? तो यही टोटल हमारे पास चीजें थी। The red light bends the least while the violet light bends the most, creating a magnificent spectrum. And this visual spectrum, demonstrated by the complex nature of light, forms the basic of the understanding many natural color phenomena. ठीक है, पढ़ सकते हैं आप इसको। बात समझ में आई क्या? तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अगर आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया बेटा, तो आइए इस डिस्पर्जन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट। अभी अभी जो हमने बात की बेटा, व्हाइट लाइट में क्या क्या देखने को मिलता है, मैंने पढ़ाई दी आपको कि रेड वेवलेंथ ऑफ रेड क्या होती है, 7990, यहां पे लिखना भूल गया, एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होती है? यूनिट होती है बेटा। एंगस्ट्रॉम क्या है? यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी होती है ना बेटा, तो उस छोटे छोटे को मेजर करने के लिए एक छोटू सी यूनिट है, जिसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पे देखोगे वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा कम है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा कौन करता है? रेड करता है। बात समझ? सबसे कम डिस्पर्स कौन होता है? रेड होता है। और सबसे ज्यादा कौन होता है? वायलेट। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा, उसकी स्पीड उतनी ही कम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू लैम्डा बाई टी। लैम्डा मींस क्या? वेवलेंथ। बात समझ में आई क्या? जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो आप देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। रेड की स्पीड सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए रेड कम बेंड करता है। सबसे पहले कौन निकलता है? देखिए रेड क्या कर रहा है बेटा? सबसे कम बेंड कर रहा है। वायलेट सबसे ज्यादा, रेड सबसे कम। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन क्या है? आपके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल कराया गया हो प्रिज्म के थ्रू, अगर एक प्रिज्म के सामने वापस दूसरा प्रिज्म रख दिया जाए, तो ये जो डिस्पर्जन देखने को मिलता है वो रिवर्स हो जाता है। वो डिस्पर्जन क्या हो गया? देखिए आप डिस्पर्जन रिवर्स होते हुए देख रहे होंगे। 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हुआ, वापस ये 7 कलर्स क्या हुए? साथ में जुड़ने लगे, और फिर से व्हाइट लाइट निकल जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्पर्जन ऑफ, सॉरी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम और रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। ओके, हियर वी हैव मैजिकल रेनबो नेचर। रेनबो समझाने के लिए स्लाइड है क्या? बहुत बढ़िया स्लाइड है अपने पास। आइए देखते हैं, मजा आने वाला है। रेनबो क्या होता है भाई? डिस्पर्जन समझ में आया? इसी डिस्पर्जन से क्या कॉज हो जाता है? रेनबो। रेनबो वगैरह देख पाते हो क्या? बिल्कुल साहब, हम लोग रेनबो देख सकते हैं। तो बच्चा लोग, रेनबो दिखता कैसे है एक्चुअली में? रेनबो देखने के लिए पहली कंडीशन क्या है? देख बेटा, अगर ये सन है हमारे पास और यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, हाँ, ये चंदन लगा खड़े हो, बढ़िया। यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे है आफ्टर अ शावर। आफ्टर अ शावर मतलब बारिश होने के बाद, बारिश से पहले नहीं, बारिश होने के बाद जब हमारे पास छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ बच जाती है? छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ बच जाती है? ये मैं बड़ा सा बना रहा हूँ इसको। ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ हो जाती है हमारे पास? एयर में रुक जाती है। और ये छोटी ड्रॉपलेट्स कैसा वर्क करती है? एज अ प्रिज्म। जैसे प्रिज्म में अपने को डिस्पर्जन देखने को मिला था, इन छोटी ड्रॉपलेट्स में भी डिस्पर्जन देखने को मिलेगा, लेकिन इस छोटू को देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सन की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्योंकि सन से जो लाइट आएगी तो डिस्पर्जन इसी फॉर्मेट में होगा। अगर यहाँ पे डिस्पर्जन भी होता है तो पेनिट्रेट करके लाइन जाएंगी, तो इसको तो रेनबो दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो पहली कंडीशन रेनबो देखने के लिए क्या है? सन की तरफ आपको मुंह करके नहीं। अगर मेरे पीछे सन है, अगर सन उधर है, तो मेरे को अगर ऐसे करके मैं देखूंगा तो मुझे नहीं दिखने वाला रेनबो। मुझे क्या करना पड़ेगा? सन की तरफ अपनी बैक करनी पड़ेगी। बैक क्या करनी पड़ेगी? सन की तरफ करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे दूसरा छोटू खड़ा है हमारा, तो इस छोटू को रेनबो दिखेगा। इसको दिखेगा यस, इसको नहीं दिखेगा बेचारे को। ठीक है, इसको रेनबो नहीं दिखेगा। तो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होगा? आइए थोड़ा समझते हैं। आइए समझते हैं रेनबो फॉर्मेशन, कि रेनबो एक्चुअल बनता कैसे। थोड़ा सा, मैं बारिश की बूंदें इतनी बड़ी तो नहीं होती, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जब सन से लाइट रे डायरेक्ट आती है, और ये हमारे पास वाटर ड्रॉप है। क्या है? वाटर है, वाटर ड्रॉप है। जब सन से लाइट आती है बेटा, तो एक्चुअल में होता क्या है? ये रेयर मीडियम से जब डेंसर में जाती हैं, तो क्या होंगी? वो 7 दोस्त जब रेयर मीडियम से डेंसर में गए,
तो आपस में बिखर गए, अलग हो गए। तो ये 7 कलर्स की जो लाइट है, 7 कलर्स है इसमें, वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी आपस में। तो क्या होगा, ये 7 कलर्स आपस में क्या होंगे बेटा, डिवाइड होंगे। बात समझ में आई? किस फॉर्मेट में डिवाइड होंगे, विबग्योर के फॉर्म में डिवाइड होंगे। किस फॉर्म में डिवाइड होंगे, विबग्योर के। आपको पता है रेड सबसे कम होता है, वायलेट सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आई क्या? तो यहां पे अगर कोई पूछे कितने फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं सर, तो पहले पॉइंट ये है, पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में अगर मैं बात करूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट में मेरे को कितने फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं, मेरे को देखने को मिल रहा है रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। क्या हो गया बोर्ड को भी, ठीक है। रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन साथ में। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, रेयर से डेंसर में जाना, तो लाइट रे का बेंड होना, लाइट रे का बेंड होकर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना कहलाता है डिस्पर्जन। तो इस पहले पॉइंट पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। क्या देखने को मिलेगा बेटा, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। बात समझ में आई क्या? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के बाद ये लाइट रे कुछ तो होंगी जो पेनिट्रेट करके निकल जाएंगी, लेकिन कुछ लाइट रेज होंगी यहां से जो क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, ये सेकंड पॉइंट है बेटा, इस इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कैसे कर रही है, इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो इस सेकंड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और वापस से इस छोटू की नजर में अब क्या जाएंगी हमारे पास, लाइट्स जाएंगी। तो ऐसे करके रेनबो क्या होता है, अब इस छोटू को रेनबो दिख जाएगा। बात समझ में आई क्या? पहला क्या होगा, फिर से एक बार समझते हैं। सन से लाइट आएंगी, पहला पॉइंट जब वो रेयर से डेंसर जाएंगी तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के डायरेक्ट बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स होंगी और इस छोटू को क्या दिखेगा, यहाँ पे रेनबो दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा छोटू को, रेनबो। तो छोटू ने रेनबो देख लिया, इस वाले छोटू ने नहीं देखा, इस वाले ने देख लिया। तो होप सो चीजें यहां पे समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ तो भैया देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अ मैग्निश मैजिकल रेनबो एंड द नेचर स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेनबो इज द, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम, अच्छा जूम हो रहा है, ठीक ठीक। A rainbow is an breathtaking spectrum, a vivid droplets, water droplets combines of the dispersion, total internal reflection। पहले क्या होता है, जो मैंने समझाया वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्जन एंड बेंड्स। रिफ्रैक्शन क्या मतलब होता है, रेयर से बेंडर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन साथ में देखने को मिलेगा। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मैंने पढ़ाया वो देखने को मिलेगा। फिर रिफ्रैक्शन कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, बूंद से फिर से बाहर आएगा, तब छोटू को जाके चीजें दिखेंगी। तो सनलाइट एंटर्स इनटू द रेन ड्रॉप, व्हाइट सनलाइट फर्स्ट refract and disperse into its constituent 7 colors at it enters to the water droplet, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट एग्जिट रेन ड्रॉप और आदमी को फिर चीजें दिखेंगी। होप सो आपको बातें समझ में आई होंगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो और नोट डाउन कर सकते हो बेटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा, लाइट का स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है बेटा, ये जो लाइट है, फॉर एग्जांपल अगर यहां से लाइट रे आ रही है, मैं यहीं पे समझा देता हूं, ये बढ़िया अच्छा डायग्राम बना हुआ है। ये लाइट रे देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटी सी इतनी बड़ी रोशनदान रही होगी, ठीक है, खिड़की रही होगी। इस इतनी छोटू सी खिड़की से लाइट को तो सीधा आना चाहिए था, लेकिन आप देख पा रहे हो कि लाइट सीधा ना आकर के लाइट कैसी हो रही है, थोड़ा सा फैल रही है। लाइट का स्कैटर होना, फैल जाना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग। विंडो इतनी छोटी सी थी, बट लाइट जैसे नीचे आई तो क्या हो गई, फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फैल गई। क्यों फैली, क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट ने क्या किया, लाइट उन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराई और क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। एंड दैट पर्टिकुलर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कैटरिंग बोलते हैं। बात समझ में आए कि लाइट रे को सीधा इतने पे ही आना चाहिए था, फोकस करना चाहिए था, बट इतने पे ना आकर के लाइट क्या हो रही है, फैल रही है, स्कैटर। यही फैलने ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं?
जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर लाइट रे बेटा मूव करके आ रही है, दिस इज द लाइट रे। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी है। इसके साथ लाइट टकराएगी तो क्या करेगी? स्कैटर कर जाएगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है, फैल जाएगी। और इसी फैलने को क्या बोलते हैं? हम स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। अब अगर लाइट स्कैटर होती है बेटा, उसमें अभी हम लोग थोड़ा सा प्रिंसिपल भी पढ़ने वाले हैं कि स्कैटरिंग में प्रिंसिपल क्या है। इतनी बात समझ में आई, लाइट रे आएगी, टकराएगी एक किसी भी ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमारे पास एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, गैस पार्टिकल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे आएगी, टकराएगी, फैल जाएगी। दूसरा हमारे पास इसी में पॉइंट देखने को मिलता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेटा क्लास 9th में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर इस ग्लास ऑफ वाटर में मैं लाइट दिखाऊं, लाइट मारूं, हालांकि ये साफ पानी है बेटा, अगर मैं इसमें कुछ मिला दूं और लाइट मारूं तो लाइट पार्टिकल्स को आप देख पाओगे। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यह इस रोशनदान से, जहां से लाइट आ रही है, आप छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स को इजिली देख पाते हो। क्या कर पाते हो? छोटे छोटे पार्टिकल्स को हवा में देख पाते हो। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द टिंडल इफेक्ट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय द फाइन पार्टिकल्स of the medium. It is a phenomena where the path of the light becomes visible to the passes through a colloidal solution or suspended fine the particles due to the scattering of light by these particles. बात समझ में आई क्या? कोलाइडल सोल्यूशन पे जब भी व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो उसमें सॉल्यूशन में छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर लाइट ना मारी जाए तो पार्टिकल दिखेंगे क्या? तब नहीं दिखेंगे। बात समझ में आई क्या? जब लाइट रे, जब तक मैं इसमें लाइट रे मारूंगा, दिखाऊंगा, तब तक अगर इसमें डस्ट पार्टिकल्स है वो दिखेंगे। अगर जैसे ही लाइट मारना बंद कर देता हूं तो डस्ट पार्टिकल गायब हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ओके, व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। अब स्कैटरिंग का जो मेन फिनोमिना था उतना नहीं था। आइए थोड़ा सा स्कैटरिंग के फिनोमिना के लिए पहले हम रिले स्कैटरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ओके, यहीं पे देख लेते हैं। तो भैया ये कौन है? ये है अपने लॉर्ड रे। लॉर्ड रे ने क्या बताया था? दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। समझ में आया? नहीं आया? मुझे भी पहली बार में नहीं आया था। इसका क्या मतलब होता है? लॉर्ड रेले ने बताया था, सिर्फ लॉर्ड रे ने बताया था अपने को। क्या बताया था? लॉर्ड रे ने अपने को बताया था कि भाई VIBGYOR, जो आप विबग्योर फॉर्म पढ़ते हो, आप यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन समझ पा रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या मतलब होता है? जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, आई रिपीट, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम स्कैटर करेगा। तो इससे क्या समझ में आया? रेड की वेवलेंथ सर सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैंने बोला रेड अगर स्कैटर करना चाहे तो स्कैटर कर पाएगा क्या? नहीं, ये मिनिमम स्कैटर करेगा। अगर स्कैटर की बात की जाए तो रेड कैसा स्कैटर करेगा? सबसे कम स्कैटर करेगा, क्योंकि वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड लॉर्ड रेले स्कैटरिंग, ठीक है, बात समझ में आई? येलो उससे ज्यादा करेगा, वायलेट, येलो ऑरेंज उससे ज्यादा करेगा, येलो उससे ज्यादा करेगा, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वायलेट की जो स्कैटरिंग होगी बेटा, वायलेट जो स्कैटर करेगा वो कैसा करेगा? मैक्सिमम, बहुत ज्यादा वायलेट फैलेगा। वायलेट क्या होगा? बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है। वायलेट मैक्सिमम फैलेगा और रेड जो है हमारे पास वो मिनिमम इंटेंसिटी के साथ फैलता है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेले ने बताया था, ठीक है। लॉर्ड रे ने और क्या क्या बताया था भाई? आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये होप सो चीजें समझ में आई होंगी। क्या है सिस्टम हमारे पास कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो उतना ही कम क्या करेगा बेटा? स्कैटर करेगा। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, वो सबसे कम स्कैटर करेगा। बात समझ में आई? वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है,
वो सबसे ज्यादा स्कैटर, सबसे ज्यादा फैलेगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं फिनोमिना की कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे ब्लू कलर ऑफ रेनबो है, ठीक है, सॉरी ब्लू कलर ऑफ स्काई है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसे आप लोगों को पता चला कि ब्लू कलर ऑफ स्काई है? अपने को दिखता है भाई ब्लू कलर। पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था? पहले के टाइम पे देख के नॉर्मल बोल देते थे कि भाई समुंदर नीला तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो आसमान नीला। बट किसने बताया था ओरिजिनली? लॉर्ड रे प्लस थोड़ा आप बड़े हो जाओगे तो एक छोटे से हमारे, छोटे से नहीं बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने रमन स्कैटरिंग इफेक्ट के थ्रू ही समझाया था अच्छे से क्या कि लाइट हमारे पास कैसा वर्क करती है। हमारे पास लाइट जो है, हमारे जो ब्लू कलर ऑफ स्काई उसका जो मेन फिनोमिना है वो स्कैटरिंग लॉर्ड रे के थ्रू भी जान सकते हैं, और जो मेन स्कैटरिंग फिनोमिना था पहले जो हम लोग समझा करते थे उसको चेंज किसने किया था? डॉक्टर सीवी रमन ने। बात समझ में आई क्या? वो हम अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी सिर्फ हम लॉर्ड रे के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बेटा ये अर्थ है, अगर मैं बोलूं बेटा ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के पास क्या है? अपना एटमॉस्फेयर। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी ये एटमॉस्फेयर है, बढ़िया बड़ा सा एटमॉस्फेयर है अपने पास। अर्थ है, अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में और क्या क्या चीजें हैं? इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं? इस एटमॉस्फेयर में है बेटा हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स, हमारे पास नाइट्रोजन है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये बाद में बचा कार्बन जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है वो बात अलग है, बट हमारे पास सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंस है। कहाँ? हमारे पास इन्वायरमेंट में। बात समझ में आ रही है क्या? डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या? ये है बेटा सन। सन से जब डायरेक्टली लाइट आ रही है, सन से क्या हो रही है? डायरेक्टली जब हमारे पास सन से लाइट आ रही है तो क्या होगी? स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर क्यों होगी? यहां पे जो भी होगा, यहां पे हमारे पास जो भी पार्टिकल होगा उससे लाइट रे क्या कर जाएंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। पार्टिकल से लड़ेंगी और लाइट रे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी। बात समझ में आई क्या? रिफ्लेक्ट करेंगी और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होंगी? डिवाइड होंगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, डिस्पर्सन भी मिलेगा और स्कैटरिंग भी देखने को मिलेगी। तो मेरे को बताइए विप ग्योर के फॉर्म में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये टोटल विप ग्योर का फॉर्म मिलता है देखने को। तो सबसे पहले कौन स्कैटर होगा? सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होगा? आपने बोला सर वायलेट स्कैटर होना चाहिए, तो वायलेट ही स्कैटर होता है। फिर दूसरे नंबर पे वायलेट स्कैटर हो चुका, ये है वायलेट। फिर वायलेट से कम कौन स्कैटर होता है? हमारे पास इंडिगो, ये है इंडिगो का स्कैटरिंग। बात समझ में आई? फिर सबसे उससे कम क्या होता है? हमारे पास ब्लू होता है। फिर यहाँ पे ब्लू स्कैटर होगा, और जब तक ब्लू स्कैटर होता है, जब तक ब्लू स्कैटर होता है और ऑब्जर्वर के पास, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है हमारे पास देखने के लिए, तो उसकी नजर में क्या जाता है? हमारे पास ब्लू कलर ही पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ब्लू कलर। तो अगर मैं पूछूं कि सर कलर जो है हमारे पास, रीजन क्या है स्काई के कलर ब्लू होने का? आप बोलोगे सर लॉर्ड रेले के स्कैटरिंग के थ्रू हमने जो जाना था कि भाई सबसे ज्यादा कौन स्कैटर हो जाएगा? वायलेट। एक झापड़ मारे वायलेट स्कैटर हो गया, उसके बाद कौन स्कैटर होगा? इंडिगो, उसके बाद ब्लू। इस ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते कौन स्कैटर मिलता है अपने को? ब्लू कलर। इसलिए स्काई का कलर क्या देखने को मिलता है? ब्लू देखने को मिलता है, क्योंकि पहले स्कैटरिंग में क्या निकल जाता है? वायलेट निकल के भाग गया, फिर इंडिगो निकल के भाग गया, फिर ब्लू निकल के भाग गया। तो सर क्या हमको ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड नहीं देखने को मिलता? अरे सन की लाइट जब यहां तक पहुंचती है इस ऑब्जर्वर तक, सन की लाइट अगर पहुंचेगी तो इसको कैसा दिखता है सन बाकी टाइम? येलो, येलोइश दिखता है कि नहीं दिखता? सन का कलर अगर आप देखेंगे नॉर्मल सोर्स की तरफ देखेंगे, आप सन की तरफ देखेंगे तो सन की जो लाइट कॉन्स्टेंटली आ रही है इस ऑब्जर्वर के पास, वो कैसी दिखेगी? इसको येलोइश दिखेगा। बट बाकी सारा पूरा आसमान कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा, क्योंकि ब्लू की जो इंटेंसिटी है, स्कैटरिंग नेचर है, वो अप्रोप्रिएट है हमारी आंखों के लिए। हमारी आंखें ब्लू कलर को ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर सकती हैं। बात समझ में आई? तो आपने बोला सर वायलेट की इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है कि हमारी आंखें उसे इतनी अच्छे से डिटेक्ट कर सकें। लाइट कलर होता है ना बेसिकली बेटा, ठीक है। तो वायलेट को इतने अच्छे से हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा इंडिगो और ब्लू, तो इंडिगो और ब्लू के बीच में ही आसमान अपने को देखने को मिल जाता है। बात समझ में आई क्या? सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होता है? वायलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू। बात समझ में आई क्या? तो बाकी सारे कलर्स स्कैटर नहीं होते, स्कैटर होते हैं, उनके लिए भी अलग अलग केसेस हैं जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। होप सो चीजें समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में जो हमारे पास स्काई का कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन स्कैटर हो गया? वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो स्काई का कलर कैसा देखने को मिला अपने को? ब्लूइश देखने को मिला। बात समझ में आई क्या? ठीक है,
इसमें अब जनरल बच्चों को प्रॉब्लम जाती है कि सर सबसे पहले स्कैटर हो जाता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो ब्लू के लिए हमारे पास, क्योंकि जितने भी ये पार्टिकल्स है ना बेटा, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स है ना इन्वायरमेंट में, वो एक ही कलर को स्कैटर करने के लिए अच्छे से बने। स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है? स्कैटरिंग का मतलब अगर मैं इसमें समझाना चाहूं बेटा, आप देख पा रहे हो, अगर इसमें वाटर को मैं इसमें डालता हूं ऊपर से, ठीक है, स्टूडियो भी गीला हो रहा है, ठीक है, अगर मैं वाटर को इसमें डाल पा रहा हूं तो आपने देखा होगा ये वाटर इसके साथ टिप पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया और थोड़ा सा फैल गया, स्कैटर हुआ। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, ठीक है। लेकिन अगर इसी टिप पे मैं हनी को ड्रॉप करूं, हनी मतलब कौन, हनी मतलब क्या, हनी मतलब शहद, अगर शहद को ड्रॉप करूं तो क्या फैलेगा, स्कैटर होगा? नहीं, थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा और वापस से वो उसी फॉर्मेट में नीचे चला जाएगा। तो जो पार्टिकल होता है हमारे पास इन्वायरमेंट में, वो इतने छोटे होते हैं, वेवलेंथ से भी ज्यादा उनके छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। वो ब्लू कलर को स्कैटर करने के लिए ही, मतलब ब्लू, इंडिगो और हमारे पास वायलेट को ही स्कैटर करने के लिए फीजिबल उनका शेप रहता है। इन तीनों को बड़े अच्छे से वो स्कैटर कर पाते हैं, और हमारी आंखें ब्लू को देखना ही चाहती हैं। किसको देखना चाहती हैं? ब्लू को देखना चाहती हैं। तो इंटेंसिटी उनकी ब्लू के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। होप सो बातें यहां तक समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिले सनसेट। अभी इसके बारे में पढ़ने वाले बेटा, ये टॉपिक मिस हो गया था अपने से। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्काई कलर इज ब्लू। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले क्या होता है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के पास ये हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर होते हैं। किसी भी डायरेक्शन से अगर सनलाइट आएगी तो वायलेट सबसे पहले स्कैटर हो जाएगा, फिर हमारे पास इंडिगो स्कैटर होगा, फिर इसके बाद ब्लू स्कैटर हो जाएगा। बात समझ में आई? और अपनी आंखें ब्लू के लिए ज्यादा फिजिबल होती है, इसलिए ब्लू और इंडिगो तक को ही हम देख सकते हैं स्कैटर में, वो स्कैटर होते हैं, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। रेड की बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए रेड को हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। होप सो ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, एक टॉपिक हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं बेटा, वो टॉपिक है हमारे पास, ओके ओके, नाउ वी हैव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा चीजों को समझते हैं बेटा, ठीक है। स्कैटरिंग समझ में आया, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बारे में हमने समझ लिया कि भाई अगर ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें अगर कोई पेन डाल रहा हूं मैं जनरल फॉर्म में, तो बेंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन और कैसे समझ में आ सकता है अपने को, ध्यान से देखिए, इस एटमॉस्फेयर भी तो है हमारे पास, एटमॉस्फेयर में चीजें रिफ्रैक्ट होंगी तो तीन फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये सारी चीजें कैसे देखने को मिलती हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं बेटा। ठीक है, अगर बेटा ये अर्थ है, अर्थ के आसपास क्या है? आपने बोला सर डस्ट पार्टिकल है, मैंने बोला मान लिया मैंने भी, क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है। अगर ये सन है हमारे पास, क्या है? सन है। सन से अगर कॉन्स्टेंटली लाइट सीधी आती है, ठीक है, सन से क्या आ रही है? लाइट सीधी आ रही है। तो आपको पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है? बेंड होती है। सन से लाइट यहाँ तक क्या आ रही थी? एकदम सीधे स्ट्रेट आ रही थी, बट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करती है तो क्या होता है? बेंड होने लगती है। क्या होता है? बेंड होती है। क्या होता है? बेंड होती है। क्या होता है? बेंड होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास छोटू ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे सीधी आकर के बेंड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये हमारे पास वैक्यूम था, और वैक्यूम को हम क्या मानेंगे? यहाँ पे रेयर मीडियम मानेंगे, और ये क्या है हमारे पास? डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम इसको मानेंगे। तो आपने बोला सर डेंसर मीडियम है तो एक बार ही बेंड होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंटली आप इसको क्यों बेंड करते जा रहे हो? यहाँ पे भी बेंड किए, फिर यहाँ पे बेंड हुई, फिर यहाँ पे बेंड हुई। मैंने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन व्हेन वी कम क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हमारे पास डेंसिटी है,
यहाँ पे जो डेंसिटी है बेटा एयर पार्टिकल्स की वो कम है। जितना हम अर्थ के सरफेस के नीचे आते जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आपने देखा है ना कि अगर ग्राउंड सी लेवल पे आप खड़े हो तो इजिली ऑक्सीजन वगैरह ले सकते हो, बट जैसे जैसे आप ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते रहते हो, मतलब क्या कि अगर हिमालय वगैरह, हिमालय अगर कॉन्स्टेंटली आप चढ़ते जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैसेस है ही नहीं। गैसेस का अमाउंट, मतलब गैसेस तो है ओजोन लेयर तक, बट गैसेस का अमाउंट क्या होता है, कम होता जाता है। जब गैसेस ही कम हो जाएंगे तो गैसेस ही तो पार्टिकल्स हैं, डस्ट ही तो पार्टिकल्स हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। बात समझ में? जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाते जाते हो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है, और जैसे आप अर्थ सरफेस पे टुवर्ड्स आते जाते हो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है। बात समझ में आई क्या? तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने से कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, और दैट रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अरे भैया रिफ्रैक्शन वही है, एटमॉस्फेयर ने कर दिया तो नाम क्या रख दिया हमने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी में अब क्या क्या केसेस बनते हैं, आइए थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं बेटा। इसमें कौन कौन से केसेस बन जाते हैं हमारे पास, ध्यान से देखना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह ये सब यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं एक स्लाइड में, ठीक है। ये अर्थ है, ये पार्टिकल्स हैं अर्थ के, ठीक है। पता है जितना नीचे जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऊपर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा कम है, नीचे साइड ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हमारे पास छोटू ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये छोटू ऑब्जर्वर है जो कि बढ़िया देखना चाह रहा है। पहला केस आता है, वाई स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल आर। स्टार्स अपने को ऊपर क्यों दिखते हैं उनके ओरिजिनल पोजीशन से? मैंने बोला कि ये एक स्टार है, ठीक है, ये इसकी हमारे पास एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। स्टार से लाइट निकल के आई, यहां तक सीधी आएगी, उसके बाद लाइट क्या होने लगी, बेंड होने लगी। लाइट क्या होने लगी, बेंड होते 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 इस छोटू की आंख में यहां पे पड़ी। तो इस छोटू ने क्या देखा कि स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहां पे है, बट स्टार क्या इसको ऐसे टेढ़ी लाइट के साथ यहां दिखेगा, नहीं, स्टार इसको कहां दिखेगा, इसके जस्ट सामने यहां पे। तो क्वेश्चन यही था, व्हाई स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। स्टार का एक्चुअल पोजीशन यहां पे है बेटा, बट अपेरेंट पोजीशन वो कहां पे उसको दिख पा रहा है, अपेरेंट पोजीशन क्या है, यहां पे है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो स्टार्स को यहां पे ना देख करके यहां पे देख पा रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन एंड अपेरेंट पोजीशन। बात समझ में आई? ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे यहां से यहां बढ़ते जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी, रिफ्रैक्शन होता जाएगा, और रिफ्रैक्शन जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसकी आंख में पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट को वहां देख पाएगा सीधा। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यू टू दिस स्टार्स अपने को उसकी हाइट से ऊपर दिखते हैं। और यही सेम रीजन है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। यही सेम रीजन क्या है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीजन है कि स्टार्स बहुत दूर हैं बेटा, सीधी लाइट आती है, और जब आप देखते हो कि ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की ज्यादा होती जा रही है तो एक बार इस ऑब्जर्वर की आंख में जो लाइट पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी, थोड़ा डिमर पड़ेगी। एक बार जब थोड़ा सा ऑप्टिकल डेंसिटी या हवाएं चलेंगी तो उसमें कैसी पड़ेंगी, लाइट अच्छे से आ जाएगी। जब लाइट का रिफ्रैक्शन, मतलब उतनी दूर से लाइट अपने को कैसे दिख रही है, बहुत ज्यादा दूर है स्टार्स, प्लैनेट्स तो पास में, स्टार बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा दूर है। तो इस कंडीशन में कैसा दिखेगा इसको, एक बार लाइट डिम दिखेगी स्टार की, एक बार लाइट कैसी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। तो इस डिम और ब्राइट से अपने को क्या दिखेगा, स्टार्स ट्विंकल करते दिखेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका घर है, आप अपने घर के छत पे खड़े हो, ठीक है, और 1 किलोमीटर दूर कुछ लोग टॉर्च हाथ में क्या लिए, मोबाइल फोन लिए, और उससे वो लोग टॉर्च चलाएं, ठीक है। आप अगर 1 किलोमीटर दूर छत से खड़े होकर के इन लोगों को या अपने घर के छत में खड़े होकर के इन लोगों को देखोगे तो इन लोगों की मोबाइल की फ्लैश लाइट आपको ट्विंकल करती हुई दिखेगी, सही से नहीं देख पाओ क्योंकि एयर वगैरह मूव कर रही है और एयर की लाइट बहुत कम है, ठीक है। बट यहीं पे अगर एक क्या लगा दिया जाए भाई, बड़ा सा टॉर्च लगा दी जाए जो आपके घर से भी बड़ी हो, ठीक है, तो उस टॉर्च में क्या अभी भी आपको ट्विंकलिंग नेचर देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट्स बेटा पास में है। एक तो प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं है लेकिन सन के पास है,
तो क्या सन भी ट्विंकल कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, अगर अर्थ से वो बहुत ज्यादा दूर होता तो। अर्थ से अगर वो बहुत ज्यादा दूर होता तो प्लैनेट सन क्या कर सकता था? ट्विंकल इफेक्ट दिखा सकता था, बट अर्थ के पास में है इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहता था हमारे पास, व्हाई स्टार ट्विंकल्स एंड प्लैनेट डू नॉट। सेम ही कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई क्या? अब एक छोटा सा चीज और हो जाती है भाई, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। यहीं पे कवर कर लेते हैं, चलिए। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, क्या कॉन्सेप्ट है? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सी लेवल से जो सीधी लाइन होती है इसको हम होराइजन बोलते हैं बेटा, या होरिजन आप बोल सकते हो, होराइजन बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि स्टार की पोजीशन यहां पे थी बट वो इसको यहां पे देख पा रहा था। सिमिलरली जब सन राइज होता है तो यहाँ पे होराइजन से नीचे है, तो सन क्या है बेटा? अभी तो राइज हुआ नहीं है, बट जब ये सनराइज सनलाइट इसको सीधी जाती है तो कॉन्स्टेंटली एटमॉस्फेरिक क्या होता है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन होता है, और कांस्टेंट रिफ्रैक्शन के चलते इस छोटू से ऑब्जर्वर को लाइट रेज यहाँ पे दिखती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर इसके आंख में पड़ेगी और ये सन को कहां समझ लेगा? सन कहां पे है? यहाँ पे है। इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां है सन की? अरे डबल ए लिख देते, एक्चुअल पोजीशन कहां है? अभी वो होरिजन से नीचे है, उगा नहीं है, बट इसको ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उगा हुआ दिख रहा है। और ये जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो कितना होता है? 2 मिनट्स का होता है। कितना होता है? 2 मिनट्स का होता है। इसीलिए दिन में हम बोल सकते हैं कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है बच्चों अपने को? 4 मिनट का। 2 मिनट उगने में और 2 मिनट इधर वाले टाइम में डूबने में, क्योंकि सन एक्चुअल में हम मान के चलिए डूब चुका है, बट अभी भी इस ऑब्जर्वर अगर ये यहां से मुड़ के देखेगा तो इसको सन अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी टाइम कितना है हमारे पास? 2 मिनट्स का है। तो दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, इसको हम एडवांस सनराइज बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड डिले सनसेट। और दोनों के बीच का ड्यूरेशन कितना रहता है? इसका 2 मिनट, इसका 2 मिनट। ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी बेटा। ठीक है, मैं हट जाता हूं, मैंने जो समझाया सारी चीजें वैसे ही मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। बात समझ में आई क्या? ओके, बात करते हैं व्हाई सन रेड सन एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन रहता है बेटा वो रेडिश क्यों दिखता है? अभी तो आपने बोला कि सर, आपने बताया कि जो लाइट रेज होती हैं वो स्कैटरिंग के नेचर पे स्काई का कलर ब्लू दिखता है, तो सन का कलर रेड क्यों दिख रहा है? मैंने बोला अभी समझाते हैं भाई। आप अगर यहां पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये हमारे पास सन है। ठीक है, जब आपको एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट ये होरिजन के पास रहता है, सीधी लाइन पे रहता है, तो उस कंडीशन में सन का कलर आपको रेड क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? लॉर्ड रेले ने सबसे पहले नॉर्मल समझा दिया। लॉर्ड रे ने क्या बोला था? सबसे पहले जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती रहती है, और ऑब्जर्वर यहां तक है, यहां पे है, तो कहने का मतलब सबसे पहले कौन सा कलर निकलेगा? वायलेट। वायलेट निकल के फैल गया, क्योंकि जब सन राइज और सनसेट के टाइम पे होता है, आप देख पा रहे होगे जब सन एक बार राइज हो जाता है बेटा, तो यहां पे आप डिस्टेंस देखिए, लाइट सिर्फ इतने ड्यूरेशन में चल रही है, ये एक्स डिस्टेंस पे, बट जब सन राइज का टाइम रहता है, सनसेट का टाइम रहता है, तो डिस्टेंस देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये एक्स प्लस वाई, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है। और सन जब उग चुका होता है एक बार तो बहुत छोटू सा डिस्टेंस रहता है। तो अब इस छोटू बड़े से डिस्टेंस, इससे क्या समझ में आता है? इससे एक्चुअली में क्या समझ में आ रहा है आपको? आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे जब सनलाइट आ रही थी तो इतनी छोटू सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, बट यहां जब सनलाइट आती है तो बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो होता क्या है एक्चुअल में? होता क्या है एक्चुअल में बेटा, कि सबसे पहले जो वायलेट होता है, सबसे पहले जो वायलेट कलर होता है वो स्प्रेड हो जाता है, फिर इंडिगो भाग गया, फिर ब्लू कलर ऑफ स्काई ये हो गया पूरा, फिर उसके बाद ग्रीन निकला,
फिर येलो निकला, फिर ऑरेंज निकला, लास्ट में रेड बचता है। यहां तक जब लाइट आई है बेटा तो स्कैटर होते होते कलर, सबसे पहले वायलेट स्कैटर हो जाएगा, फिर इंडिगो स्कैटर हो जाएगा, फिर ब्लू स्कैटर हो जाएगा, फिर ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा। लास्ट में जब ऑब्जर्वर के पास कलर पहुंचता है तो कौन सा कलर पहुंचता है? रेड पहुंचता है, क्योंकि रेड जो होता है बेटा वो लीस्ट स्कैटर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या होता है? लीस्ट स्कैटर होता है। तो लास्ट में कौन पहुंचता है? रेड पहुंचता है। इसलिए उस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट सन अपने को कैसा दिखता है? रेडिश दिखता है। अगर आपने गोलमाल फर्स्ट पार्ट देखी होगी तो जब सामने वसूली भाई खड़े रहते हैं तो अरशद वारसी और जितने भी उसके साथ दोस्त रहते हैं 4-5 वो जाते हैं। अरशद वारसी इज लाइक रेड कलर, वो एकदम फुल स्वैग में आगे बढ़ते हुए जाता रहता है। ठीक है, वो किसी को नहीं देखता, बट जितने भी उसके साथी रहते हैं वो वसूली भाई को देख लेते हैं और स्कैटर हो जाते हैं। और लास्ट में कौन पहुंचता है? अरशद वारसी पहुंचता है, रेड कलर पहुंचता है। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये वही सिनेरियो है कि सबसे पहले स्कैटर आया, हमारे पास वायलेट स्कैटर हो गया, देन इंडिगो हो गया बेटा, देन ब्लू हो गया, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। लास्ट में जब ऑब्जर्वर के पास पहुंची लाइट तो सन का कलर उसे कैसा दिखा? रेड दिखा। बट स्काई का कलर अभी कैसा हो गया होगा? डार्क ब्लू। कैसा हो गया होगा? डार्क ब्लू। ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग यहां पे बहुत अच्छे से हुई है ना, तो ब्लू कलर और अच्छे से स्कैटर हो गया होगा पूरे आसमान में। तो इसके पास जो सन का कलर होगा वो रेड दिखेगा। बट इस कंडीशन में जो सन का कलर होता है वो कैसा दिखता है इसको बेटा? इसको सन का कलर येलो दिखता है। और जब सन कहां पे आ जाता है? एकदम नून पे, सिर के ऊपर आ जाता है बेटा, उस कंडीशन में सन का कलर एग्जैक्टली व्हाइट दिखता है। आपने बोला क्या बात कर रहे हो गुरुजी, कभी व्हाइट हमने देखा नहीं। अरे हम इक्वेटर पे थोड़ी रहते हैं कि जहां पे एग्जैक्टली सन का एकदम सर के ऊपर 12 बजे नून पे आ जाए तब हम जाके देखेंगे तो व्हाइट दिखेगा। व्हाइटिश आपको थोड़ा सा फील होगा, बट एक्चुअल में कैसे दिखता है? व्हाइटिश। रीजन क्या है? नो रिफ्रैक्शन केस पढ़े हो ना? रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ाया था? नो रिफ्रैक्शन केस, कि अगर कभी भी नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाकर कोई भी चीज फेंकी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर नो रिफ्रैक्शन देखना है तो 90 डिग्री केस अगर बना के नीचे इसमें रखा जाए तो रिफ्रैक्ट, इसमें आप पेन तो मोटा देख पा रहे होगे बट बेंडिंग डाउन उतनी ज्यादा नहीं दिख रही होगी। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो पेन मुझे एक भी क्या दिखेगी? बेंड होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ना ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना ही रिफ्रैक्शन। हमने चैप्टर फर्स्ट में ये चीज कवर की थी। तो सन यहाँ पे स्कैटर, मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी क्या स्कैटरिंग नहीं होगी क्या 90 डिग्री पे? नो स्कैटरिंग का केस तो है, नो रिफ्रैक्शन का केस तो है। साथ में स्कैटरिंग यहाँ पे क्या होगी? बहुत ही लीस्ट होती है, थोड़ा सा ब्लू स्कैटर हो जाता है, इंडिगो हो जाता है, वायलेट हो जाता है। और नीचे आते आते जो सन का कलर इस छोटू को दिखेगा वो कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा, क्योंकि नो रिफ्रैक्शन केस है। जब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो डिस्पर्जन नहीं होगा, डिस्पर्जन नहीं होगा तो स्कैटरिंग वगैरह होती रहे, क्या मतलब है? स्कैटरिंग क्या नहीं होगी? उस टाइम पे भी स्कैटरिंग होती है। आसमान अपने को थोड़ा सा व्हाइटिश दिखता है, इतने एरिया पे आसमान व्हाइटिश दिखेगा, किनारे किनारे ब्लू दिखेगा। बात समझ में आई क्या? जब सन कहां पे होता है? टॉप पे होता है। क्लियर? सन का ओरिजिनल शेप भी टॉप पे ही देखने को मिलता है, जब वो नून 12 बजे इसका ओरिजिनल शेप देखने को मिलता है अपने को 12 बजे, और 12 बजे ही सन कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आइए एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा है। एट द सनराइज एंड सनसेट द सनलाइट ट्रेवल्स एज लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है भाई। मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड द शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट आर स्कैटर्ड अवे बाय द टाइम दे रीच अवर आईज। द लाइट दैट रीचेस अस predominantly red and orange, given the sun its characteristics reddish। कैसा दिख रहा है सन अपने को? रेड दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में कौन बचता है? रेड और येलो का मिक्सचर ही बच पाते हैं। ठीक है, होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी बेटा। ओके, अब इसमें भी है कि व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड क्यों होता है। सिमिलरली स्कैटरिंग, कि भाई इतना बड़ा पार्टिकल सामने ला दो कि चीजों को वो स्कैटर ही ना करा पाए। व्हाइट लाइट जब आएगी, क्लाउड क्या होता है? बेसिकली डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स, इन सब चीजों से मिलकर बनता है। बात समझ में आई? जब डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो चीजों को वो स्कैटर नहीं करा पाएंगे, ठीक से स्कैटर नहीं होगा। स्कैटर कराएंगे मतलब किस फॉर्म में होता है? जितने 7 कलर्स आते हैं ना, 7 के 7 कलर को स्कैटर करा देता है इक्वली।
सात के सातों कलर आए व्हाइट लाइट, और पूरी व्हाइट लाइट को क्या करा देगा, स्कैटर करा देगा, फैला देगा। जैसे सात कलर इक्वली स्कैटर होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि जब सात कलर वापस से स्कैटर हो जाएंगे तो किस कलर के बन जाएंगे, व्हाइट कलर के। इसलिए क्लाउड्स का कलर कैसा दिखता है अपने को, व्हाइट। बात समझ में आई, यही लिखा हुआ है। क्लाउड्स आर composed of tiny water droplets or ice crystals which are much larger than the wavelength of visible light. These larger particles scatter all the wavelengths of light almost equally. When all the colors are scattered equally, they combine to produce white light, making clouds appear white. बात समझ में आई। रेड कलर की क्या कहानी है भाई, रेड कलर की सिमिलर कहानी है जो हमारी आपकी है कि रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग की बात नहीं कर रहा। रेड कलर बहुत कम स्कैटर करता है, बहुत कम स्कैटर करता है तो मतलब क्या, दूर से ही हम उसको देख सकते हैं, चुभता है, चटक रंग होता है। बात समझ में आई। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, इंटेंस होगा। बात समझ में आई, उतना ही ज्यादा भड़कीला होगा। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा भड़कीला कौन सा कलर होता है, रेड। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, फिर हमारे पास विप ग्योर का उल्टा फॉर्मेट पढ़ देंगे तो वो सारे कलर्स मिल जाएंगे। वायलेट सबसे कम क्या होता है, स्कैटर सबसे ज्यादा वायलेट करता है, लेकिन इंटेंसिटी सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की, क्योंकि वायलेट इतना लाइट कलर होता है ठीक से दिखता ही नहीं है। रेड क्या है, रेड सबसे कम स्कैटर करेगा, फैलता नहीं है रेड। बट अगर मैं बात करूं रेड फैल नहीं रहा है बेटा, तो क्या हो रहा है, रेड की जो इंटेंसिटी होती है, भड़काऊपन होता है या फिर भड़कीला रंग होता है बेसिकली हम बोल सकते हैं, तो रेड अपने को दूर से ही इजीली दिख पाता है। सेम चीज लिखी गई है, रेड लाइट स्कैटर द लीस्ट बाय द फॉग स्मोक ऑन एयर पार्टिकल्स कंपेयर टू द अदर कलर्स। This means red light can travel the farthest without significant loss, making red signals clear visible even in the adverse weather condition, ensuring safety. ठीक है, एक तो ये स्कैटर होता नहीं है, दूसरी बात क्या है, इंटेंस होता है। स्कैटर कम होगा, इंटेंस ज्यादा होगा, तो रेड कलर को हम लोग किसके में यूज करते हैं, एज अ डेंजर सिग्नल्स में। आप लोगों की जो स्कूटी बाइक होगी उसमें जो पीछे वाली लाइट लगी रहती है वो कौन सी होती है, रेड। क्यों, क्योंकि पीछे से आके कोई ठोक ना दे। बात समझ में आई क्या, ओके। तो यहां पे होता है बेटा हमारा ये वन शॉट कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर टुडे। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि कीप सपोर्टिंग मी, एंड ऐसे ही लेक्चर्स को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आज के दिन में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, कि हाउ व्हाई वी हैव टू आईज। इसको आपको कमेंट में जवाब देना है बेटा। वाई ह्यूमन हैव द टू आईज, हम सिंगल आंख से भी तो देख सकते थे, ठीक है। और दूसरी चीज कि वाई वी हैव टू आईज, हमारे पास टू आईज तो हैं बट हमारी आईज सामने ही क्यों है, फ्रंट में क्यों है। हमारी आईज, जैसे हमारे पास जितने भी नॉन जैसे जानवर होते हैं, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इन सब की आंखें क्या होती है, साइड वेज में होती हैं, बट हमारी आंखें सामने होती हैं। दैट्स वाई जितने भी प्रेडिटर, अब मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता, बट जितने भी प्रेडिटर्स होते हैं उनकी आंखें सामने होती हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, जय हिंद।